हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। ये हमारा फिफ्थ यूनिट का वन शॉट होने वाला है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे पीडीएफ बना दी है। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के, वो यहाँ पे सभी आपको मिल जाएंगे ए टू जेड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना करके दे दी है, जो कि आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां से फिफ्थ यूनिट को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो ये वीडियो देखने वाले हैं लोग, उनको मैं यहाँ पे वार्निंग देना चाहता हूँ कि किन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे तीन टाइप के लोगों के लिए है, तीन टाइप से स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसको। तो पहले वो जो पहले से कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज में पढ़ चुके हैं इस यूनिट को, और वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो दूसरे स्टूडेंट्स वो है जिनका लास्ट डे बचा है या फिर 2 या 3 दिन बचे हैं, उनके पास टाइम नहीं है और वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहते हैं, देन ये वीडियो उनके लिए है। एंड थर्ड टाइप के स्टूडेंट वो है जो हमारी जो लॉन्ग डिटेल की प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करके आ रहे हैं और उसको अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं। तो इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, अच्छे से ये रिवाइज टाइप से इसको ले सकते हैं वन शॉट। मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो वन शॉट बनाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने पीडीएफ को एक्सप्लेन किया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इसको कोड को ज्यादा एलेबरेट नहीं किया है। अगर आपको चाहिए तो आपको डिटेल प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे सभी चीजें कवर कर दी हैं, बट यहाँ पे मैंने बहुत डीप में नहीं गया हूँ, ठीक है। वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट ना करें कि पहली बार पढ़ रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फ्रेमवर्क होता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है। अगर आप इसको लर्न करने के हिसाब से चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स पाने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा और इस जर्नी में आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू जर्नी। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पहली जो हेडिंग है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? स्प्रिंग इज अ लाइट वेट फ्रेमवर्क। मतलब ये ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लाइट वेटेड होता है। इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज ऐड नहीं करती हैं फॉर द वेब एप्लीकेशंस। ओके, तो इसको मोस्ट ऑफ द केस में वेब एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। ये वेब फ्रेमवर्क के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशन। जो जावा के एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है। and it provides the infrastructure support, reducing the need for the boilerplate code। जो भी आपका डिफॉल्ट कोड होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। देखो मैं यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बस बेसिक चीजें बता देता हूँ, आगे आपको चलते चलते समझ में आ जाएगा कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, एओपी क्या होता है, एमवीसी क्या होती है, ये सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इट यूजेस द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो होता है ये क्या करता है? मैनेज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपका एक घर होता है, ठीक है। अब घर में कोई ना कोई एक आदमी होता है ना, एक पर्सन होता है जो पूरे घर को मैनेज करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो स्प्रिंग कंट्रोल, सपोज एक घर है और इन्वर्जन कंट्रोल एक घर का मालिक है, जो कि ये क्या करता है? पूरा कंट्रोल रखता है घर पे कि कैसा काम होगा, कैसे कोई आएगा, कैसे कोई जाएगा। सो ये चीजें हैं, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कैसे ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगी और कैसे डिस्ट्रॉय होगी। ये जो जितनी भी चीजें हैं ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो वहीं पे क्या किया जाता है? इट सपोर्ट्स एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एओपी को करता है, एओपी को सपोर्ट करता है फॉर द सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। इसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स द पावरफुल मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे तीन चीजें पाई जाती है। मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा जिससे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट यहाँ पे मॉडल का मतलब होता है कि यूजर का मॉडल डेटा कैसे लेंगे, ठीक है। व्यू का मतलब होता है कि कौन सी फाइल, एचटीएमएल फाइल, इस टाइप की फाइल, मतलब कौन सी चीज वहां पे शो करेगी। हमारी जैसे वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे क्या शो होगा वो व्यू के थ्रू होता है, ठीक है। मॉडल के थ्रू जो हम फॉर्म के थ्रू जो डेटा फिल करते हैं उसको सबमिट करते हैं, तो मॉडल के थ्रू सबमिट होता है डेटा और स्टोर होता है। और कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे जितनी भी मेथड्स हैं, जितने भी ये सभी चीजें काम हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो इसीलिए ये एमवीसी पे फॉलो करता है। तो आगे चलेंगे तो हम सब लोग अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एमवीसी क्या होता है कि एक कॉमन कह सकते हो कि एक मेथोडोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, वेब एप्लीकेशन को, ठीक है। सो इट ऑफर्स द स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट इसके अंदर पाया जाता है। सो ये क्या करता है? इजियर कर देता है सेटअप को, कॉन्फ़िगरेशन को फॉर न्यू स्प्रिंग एप्लीकेशन। अगर आप क्या करते हैं विदाउट स्प्रिंग बूट, अगर आप स्प्रिंग बूट को नहीं यूज करते हैं, देन ये क्या करता है? ये क्या करता है? आपको एक्स्ट्रा जार फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी,
आपको बहुत सारी जावा फाइल्स को ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा सेटअप करना पड़ जाता है स्प्रिंग बूट के लिए, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के लिए। बट आप स्प्रिंग बूट को का यूज कर लेते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, देन क्या कर सकते हैं आप बहुत जल्दी सिर्फ वन क्लिक में क्या कर सकते हैं पूरा स्प्रिंग बूट का सेटअप, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बूट। तो ये हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में था, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको यहाँ पे पूरी क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं, मैं यहाँ पे इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है देन प्लीज उसको माफ कर दे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया है समझाने का, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है देन लाइक करना ना भूलें। पर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को देखूंगा, तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को हम आईओसी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो अ डिजाइन प्रिंसिपल वेयर द कंट्रोल ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ टू अ कंटेनर फ्रॉम अ फ्रेमवर्क। मैंने बताया था कोई भी आप क्लास बनाते हैं, क्लास का क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स को, वो ऑब्जेक्ट्स या तो क्रिएट होंगे, भाई क्रिएट तो होंगे, और उनको फिर मैनेज भी करना पड़ेगा, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय भी लास्ट में हो सकता है करना पड़े। तो ये जो चीजें करनी पड़ रही हैं, ये सभी चीजें जो होती है वो किसके थ्रू होती है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के थ्रू होती है। ये जो होता है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली जो चीज है यहाँ पे कि जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल खुद नहीं करता है, इसके पास कंटेनर होता है, कंटेनर को जो ये कंट्रोल है ट्रांसफर कर देता है, वो अपना काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टेड ऑफ क्लास इंस्टेंशिएटिंग इट्स डिपेंडेंसी और द कंटेनर प्रोवाइड्स देम। जो कंटेनर होता है जिसे क्लास को इनिशिएट करने की बजाय हम क्या करते हैं, उसकी डिपेंडेंसीज को कंटेनर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। वो आगे कैसे हम करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये होता है कि जैसे आपके पास यहाँ पे देखा होगा कि आपने क्या किया, एक मैं यहाँ पे सपोज मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, क्लास यहाँ पे मैन नाम की बनाया, जिसके अंदर उसका नेम होगा, ठीक है, उसके बाद में उसका एज होगी और साथ में उसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस एक सेपरेट क्या है, क्लास है, ठीक है, एड्रेस क्या है, एक सेपरेट, वेट मिनट, एड्रेस क्या है, एक सेपरेट क्लास है। तो अब देखो, जब तक आपको ये एड्रेस की पूरा डेटा नहीं मिल जाएगा तब तक क्या आप ये मेन की क्लास को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये क्या है, इंजेक्शन है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सॉरी, यहाँ पे जो मेन है, मेन किस पे डिपेंडेंट है, एड्रेस पे। जब तक एड्रेस नहीं होगा तब तक इस क्लास को क्रिएट नहीं कर सकते, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते इस क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये डिपेंड है, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना पड़ता है, आपको पता ही है, आपको क्या करना पड़ता था, आपको यहाँ पे बनाना पड़ता था एड्रेस, यहाँ पे हम AD1 लिख लेंगे और न्यू एड्रेस करके अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और सिंपल क्या करते हैं, जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है तो हम क्या करेंगे, एड्रेस सॉरी दिस डॉट एड्रेस इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, AD1 कर देंगे। तो ये AD1 यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से कर सकते थे, हम सब लोग करते थे, बट ऐसा हम सब लोग नहीं करेंगे। ये सभी चीजें जो है ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और वो कैसे ऑटोमेटिक होंगी, वो होंगी हमारी कंटेनर के थ्रू। हम कंटेनर के थ्रू क्या कर सकते हैं, वो आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये आपको कॉम्प्लेक्स बना देगा, और ये आपके प्रोजेक्ट को क्या करेगा, कपल्ड बना देगा, मतलब बहुत ज्यादा कपलिंग हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि आपका यह जो कोड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये पूरा काम होगा कि ये देखो, जो मैंने ये काम किया है, ये आपका कौन करेगा, ये आपका करने वाला है कंटेनर। और कंटेनर कहाँ पे होता है, आईओसी के अंदर। आईओसी के अंदर कंटेनर होता है, और कंटेनर किसकी हेल्प से यहाँ पे काम करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है डिपेंडेंसी को। तो चलिए हम आगे यहाँ पे देखते हैं, जब हम साथ में देखेंगे तब जाके समझ में आएगा अच्छे से। अभी आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। यहाँ पे हम कंटेनर को देखते हैं। कंटेनर क्या होता है, कंपोनेंट्स इन अ स्प्रिंग दैट इंप्लीमेंट्स आईओसी। ये कंपोनेंट होता है इस स्प्रिंग में जो कि इंप्लीमेंट करता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को। ये क्या करता है, क्रिएट करता है, कॉन्फ़िगर करता है और मैनेज करता है बीन्स को। बीन्स कुछ नहीं होती है, बीन्स एक सिंपल जावा फाइल होती है, मैंने बताया। और जावा फाइल्स के हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल ये कहना था। तो जैसे मैंने कहा कि एक मैं करता हूँ सर्विस डॉट क्लास बना लेता हूँ, तो सर्विस डॉट जावा मैंने एक फाइल बनाई, तो ये भी क्या है, एक बीन है, ठीक है। जैसे मैंने बनाया यूजर डॉट जावा, तो ये भी क्या है, एक बीन है, ठीक है। तो आप बीन को ऐसे ही समझ सकते हो। सो स्प्रिंग्स एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीन फैक्ट्री आर द एग्जांपल ऑफ द कंटेनर। जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है और यहाँ पे बीन फैक्ट्री है, तो ये जो हमारे दोनों है ये क्या है, एग्जांपल्स हैं हमारे कंटेनर्स के। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। कंटेनर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहूंगा कि कंटेनर क्या होता है। कंटेनर कुछ नहीं होता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए हम कंटेनर का यूज करते हैं। कंटेनर जो होता है कंपोनेंट होता है हमारा स्प्रिंग का, ठीक है। तो अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देख लेते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आईओसी। एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ आईओसी है। जैसे जो आईओसी है वो किसके थ्रू अचीव किया जाता है, डीआई के थ्रू, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू अचीव किया जाता है। वेयर द
कंटेनर इंजेक्ट्स द डिपेंडेंसी इनटू एन ऑब्जेक्ट एंड रादर देन ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग देम इटसेल्फ। मतलब मैंने यहाँ पे देखो क्या कहा कि मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, क्लास में नेम है, एज है और एड्रेस है। एड्रेस एक खुद की क्लास है, तो जब तक एड्रेस का यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक ये पूरी क्लास थोड़ी ना हो पाएगी। तो ये डिपेंडेंट है, जो मेन क्लास है वो किस पे डिपेंडेंट है, एड्रेस पे। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पहले एड्रेस को क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर हम कह दें एड्रेस को यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट कौन है, मैन है किस पे, एड्रेस पे। और यहाँ पे ध्यान में देखने वाली बात है कि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन कैसे होने वाला है, इंजेक्शन होने वाला है, देखो आपको अगर कोई भी अब यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे, ठीक है, सेटर के थ्रू। तो ये मेथड होता है, वो आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेने वाली। लेकिन यहाँ पे जो चीज है, ये जो चीज है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स करता है, ये कपल्ड कर देता है। बट आपको यहाँ पे ये क्लास रहेगी, आपको ये क्लास रहेगी, और यहाँ पे आपको कोई भी इनिशिएट कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली आपका काम कर देगा। अब वो कैसे होता है, वो हमारा कंटेनर और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारी जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अभी देखो आपको ये सभी चीजें अभी बहुत सारे डीप में जाऊंगा, अभी ये डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ठीक है, इस पे ज्यादा सोचना नहीं कि सब बहुत ज्यादा ऊपर से बता दिए, आपको उतना नहीं सोचना है। मैं अभी आगे आप मेरे नोट्स में भी देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइप्स इसके देख लेते हैं, इसको 3 टाइप से डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अचीव कर सकते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टर, दूसरा है सेटर एंड तीसरा है फील्ड इंजेक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, ये डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड थ्रू अ क्लास कंस्ट्रक्टर। अब जैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे उसी हिसाब से हम करेंगे। सेटर का मतलब क्या है, डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड थ्रू द सेटर मेथड, हम सेटर मेथड के थ्रू करेंगे। और यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसी आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द फील्ड्स, ये डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं फील्ड्स में, बस इतना काम था, ठीक है। तो ये आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं बीन्स को, कि ये बीन्स क्या होता है। तो बीन्स क्या होता है, एक टाइप का ऑब्जेक्ट दैट स्प्रिंग आईओसी कंटेनर मैनेज, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, या कह सकते हो फाइल होती है जावा की, वही उसी को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जो स्प्रिंग कंटेनर आईओसी कंटेनर के द्वारा मैनेज की जाती है। एंड दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन, और ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सर्विस क्लास, मैंने एक फाइल बना ली, एक मैंने रिपोजिटरी क्लास बना ली, एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बना ली, सो ये हमारी कैन बी बीन्स हो सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स बेसिकली जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, उन्हीं का को रिलेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो को रिलेशन क्या कहता है, देख सकते हो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड द आईओसी कंटेनर, जो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है वो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर प्रोवाइड करता है, विच मैनेज बीन्स, जो कि क्या करता है, वो मैनेज करता है बीन्स को। जो आईओसी कंटेनर होता है यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा टू नो हाउ टू क्रिएट, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन मेटा डेटा होगा, वो आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताऊंगा इसके बीन्स का, एंड हाउ टू क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर बीन्स। और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है यूज बाय द कंटेनर, ये कंटेनर के थ्रू क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू इंजेक्ट डिपेंडेंसी इनटू द बीन्स। मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 बीन्स हैं, एक ए है और एक बी है। अब बी किस पे डिपेंडेंट है, ए पे। मतलब जब तक आप बी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जब तक आप फिर बी को क्रिएट नहीं कर सकते, जब तक आपको ए को मिले ना, तो डिपेंडेंट बी है, तो आपको ए को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट कौन करेगा, कंटेनर। तो कंटेनर कैसे करेगा, थ्रू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, कंस्ट्रक्टर, सेटर एंड फील्ड टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फ्लो होता है प्रोग्राम का, आगे चलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इज अप्लाइड टू द बीन्स टू हैंडल क्रॉस कटिंग कंसर्न्स एंड एनहांसिंग देयर फंक्शनैलिटी। ये हमारी और ज्यादा एडवांस फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास स्प्रिंग फ्रेमवर्क होगा, ये प्रोवाइड करता है आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर्स क्या करते हैं, ये बीन्स को हैंडल करते हैं, और यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन मेटा डाटा, और ये आईओसी कंट्रोलर कैसे बीन्स को हैंडल करेंगे इसके थ्रू, यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे बीन्स को हैंडल करना है। और ये जो बीन्स हैं वो बीन्स को इंजेक्ट कैसे करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट किया जाएगा। और जो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, जो बीन्स की फंक्शनैलिटीज को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस कटिंग, ओके। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारा फंडा था, मैंने यहाँ पे आई होप आपको समझा दिया होगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने आपको फिगर बना के दे दिया है, ये आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स आता है देन पूछ सकते हैं। अभी हम सब बहुत ज्यादा आगे चलने वाले हैं, आपको पैशंस के साथ में देखना है। अभी नहीं सोचना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लास्ट तक देखें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। बस मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में क्या देखने वाला हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को देखने वाला हूँ। तो मुझे आपको मैंने बताया था कि स्प्रिंग जो होता है, वो स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है उसको कौन हैंडल करता है, कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा आईओसी कंट्रोल करता है, ठीक है। आईओसी के पास क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है। और इस कंटेनर के थ्रू क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को
और ये ऑब्जेक्ट है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीन्स को क्या करता है, क्रिएट करता है, मैनेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जो भी चीजें करनी है वो ये करता है। और ये और एक और चीज करती है, ये डिपेंडेंसी को भी इंजेक्ट करता है, ये डिपेंडेंसी को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी को मैनेज कैसे करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मैनेज करता है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप से मैनेज कर सकते हैं, 3 टाइप से इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी होती है, पहला होता है सेटर मेथड, एंड दूसरा होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, एंड तीसरा होता है फील्ड। ठीक है, तो इन तीनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया ना, अगर आपको आईओसी को अचीव करना है तो हम थ्रू द डीआई हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आईओसी करना है तो हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे डीआई का, डीआई के थ्रू हम आईओसी को अचीव करते हैं। सो सिंपल ये हमारा मेथड है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है ये क्या है, इट इज अ डिजाइन पैटर्न यूज्ड टू इंप्लीमेंट इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का मतलब जो है मैंने बताया था कि कंपोनेंट होता है हमारे स्प्रिंग का इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, सो मेक इट इजियर टू मैनेज डिपेंडेंसीज बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। मैंने बताया था कि ये क्या करता है, डिपेंडेंसीज को मैनेज करता है। अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो ए इस पे डिपेंड कर रही है, समझ में ना। तो अब जैसे बी का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, अगर बी का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, तब आप बी का क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे विदाउट ए के आप बी को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए ए बी पर बी का जो यहाँ पे यहाँ पे जो बी है, बी के लिए ए डिपेंडेंट है। आप जब तक ए नहीं लेंगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो डिपेंडेंट कौन है, यहाँ पे देख सकते हो बी। ठीक है, बी ए के लिए डिपेंडेंट है, जब तक आप यहाँ पे ए को नहीं ऐड करेंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे ऐड करना, और उस ऐड करने को ही हम इंजेक्ट बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस पैटर्न इनहैंस द मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी ऑफ द कोड और डीकपलिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, जिससे क्या होगा, कपलिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बीन कॉन्फ़िगरेशन बना करके हम अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो डीकपलिंग होता है, मतलब ज्यादा उसमें कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती है और डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं बढ़ती है, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स यूजर। ठीक है, तो डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट अनदर ऑब्जेक्ट रिलाइज ऑन। मतलब जैसे बी किस पे रिलाइज कर रहा है, ए पे रिलाइज कर रहा है, जब तक ए नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। सो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, जो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है इनटू द टू अ डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है इसको इसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना है। मैं यहाँ पे चेक करके बता दूंगा, आई होप यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम होता है। तो आई होप आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी 3 टाइप्स की होती है, ये ऑलरेडी हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टर होती है, सेटर होती है और फील्ड होती है। तो कंस्ट्रक्टर को हम देखते हैं कि कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो डिपेंडेंसी आर प्रोवाइडेड थ्रू अ क्लास कंस्ट्रक्टर। हम क्या कर सकते हैं, जो डिपेंडेंसी है वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, हम क्लास कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन एंड रिकमेंडेड टाइप होता है, ये हमारा मोस्टली कॉमन और रिकमेंडेड टाइप होता है, हम मोस्ट ऑफ द केस में इसी का ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। और इंश्योर द डिपेंडेंसीज आर नॉट म्यूटेबल एंड दैट इज ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन कंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे, देखो आपके पास क्लास होगी और आपके पास ये क्या है, ये आपका एक डिपेंडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक होगी, एक इंजन की क्लास होगी। ठीक है, इंजन क्लास होगी, इसके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी ना, तो वही है। तो अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी, उसको अगर आपको यहाँ पे सेट करना है तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, उसी क्लास बनाएंगे, इंजन ले लिया, दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर डीआई, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन किए। तो ऐसे अगर आपको कह दिया जाए कि सेटर इंजेक्शन क्या होता है, तो डिपेंडेंसी आर प्रोवाइड थ्रू द सेटर मेथड। ये सेटर मेथड के थ्रू किए जाते हैं। अलाउज द डिपेंडेंसी टू बी रिप्लेस्ड और चेंज आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएशन। ये जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद ही ये क्या होता है, ये रिप्लेस कर दिया जाता है या सेट कर दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बना लिया इंजन का, जो कि एक क्लास होगी हमारी इंजन। ठीक है, अब इस इंजन क्लास है, इस इंजन क्लास को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। अब इंजेक्ट करने के लिए कैसे मुझे इंजेक्ट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सेटर के थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो सेटर के लिए क्या करूंगा, सेट इंजन एंड दिस डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेटर इंजेक्शन। ठीक है, इसका अभी हम पूरा पर्टिकुलर एक प्रोग्राम करके देखेंगे, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
ऐसे यहाँ पे देख सकते हो फील्ड इंजेक्शन की बात करूं तो फील्ड इंजेक्शन क्या होता है, डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली इनटू द फील्ड्स, ये डायरेक्टली फील्ड्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं एंड दिस अप्रोच कैन बी लेस फ्लेक्सिबल एंड हार्ड टू टेस्ट। अब जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, कोई भी टेस्टिंग लगा सकते हो, कोई भी आप डिबगिंग के लिए कोई भी आप मेथड लगा सकते हैं, बट यहाँ पे आप कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पे @auto wired लिखना है और आपकी ये डिपेंडेंसी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, ना तो आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत है ना ही आपको सेटर क्रिएट करने की जरूरत है, और ये डायरेक्टली इन जस्ट एक एनोटेशन से आप पूरा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड हो जाता है डिपेंडेंसी के थ्रू। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दे पाया हूँ कि कैसे यहाँ पे काम करता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, देखो डीकपलिंग प्रोवाइड करता है, इजियर टेस्टिंग हो जाती है क्योंकि टेस्टिंग इजियर हो जाती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और इंप्रूव करता है कोड क्वालिटी। कोड की क्वालिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीकपलिंग कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर देख लेते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर डीकपल्ड फ्रॉम देयर डिपेंडेंसी, क्योंकि डिपेंडेंसी एक दूसरे से कम हो जाती है, और ये मैनेज कौन करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैनेज करती है जिसमें मेटा डाटा होता है, ठीक है, मेकिंग द कोड मोर मॉड्यूलर एंड डिपेंडेंसीज can be mocked and stubbed out easily, improve state testability, and dependency can be changed without modifying the dependency class. And last में देख सकते हो improve code quality में क्या है, promotes the use of interface and abstractions leading to cleaner and more maintainable code। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक हमारा क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेनिफिट्स होते हैं। ये आपको अगर एग्जाम में आएंगे देन यू हैव टू राइट वेरी इजीली। ओके, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ करके और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके वेल, मैं यहाँ पे अब एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखूंगा, तो मैं इसमें ज्यादा इसको डीप में नहीं लेके जा रहा हूँ, बस इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या होती है, वो काम क्या करता है, बस उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये क्या कहता है, ये एक डिक्लेरेटिव ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेज करता है। देख सकते हो स्प्रिंग एओपी अलाउज डेवलपर टू मैनेज ट्रांजेक्शन विदाउट टाइटली कबल्ड देम टू द बिजनेस लॉजिक। जो हमारा लॉजिक होता है और वो क्या होता है, टाइटली कपल्ड नहीं होगा। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई भी एक ये मॉड्यूल M1 है और एक ये मॉड्यूल हमारा M2 है, अगर ये डिपेंडेंट है M1 पे, M2 जो है हमारा डिपेंडेंट है M1 पे, तो अब क्या होगा, जब तक M1 नहीं मिलेगा तब तक M2 काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सपोज सोचो कि एक और मॉड्यूल है M3, तो ये M3 मॉड्यूल डिपेंडेंट है किस पे, सॉरी यहाँ पे M3 हो जाएगा M2 पे। तो आप देखना M3 कब तक नहीं ये काम कर सकता अपना, जब तक M2 से डेटा नहीं मिलेगा, जब तक M1 से डेटा नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टाइटली कपल्ड होते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए वी यूज द एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड दैट इज इट। ओके, सो वहीं पे मैं बात करूं मॉड्यूलराइजेशन ऑफ क्रॉस कटिंग कंसर्न। सो एओपी इन द स्प्रिंग हेल्प्स टू मॉड्यूलराइज कंसर्न्स लाइक लॉगिंग, सिक्योरिटी, कैशिंग। जो ये सभी जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, मल्टीपल पार्ट्स ये हमारे एप्लीकेशन के होते हैं, उनको क्या करता है, इनको कट कर देता है और सेपरेट करके क्या कर सकते हैं हम इनको यूज करते हैं, सो दैट ये क्या करता है, इजी हो जाता है अगर हम मॉड्यूलराइजेशन यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में। वहीं पे मैं बताऊं कस्टम एस्पेक्ट इंप्लीमेंटेशन की, तो एक ये भी एक फंक्शन है इसका, कस्टम एस्पेक्ट इंप्लीमेंटेशन। डेवलपर कैन क्रिएट रीयूजेबल एस्पेक्ट्स इन द Spring AOP to encapsulate cross-cutting concerns and completing the traditional object-oriented programming. Okay, तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट कहा जा रहा है, जो यहाँ पे एस्पेक्ट का नाम लिया जा रहा है, इस एस्पेक्ट को कह सकते हो जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के क्या होते हैं, डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे C1 हो सकता है, C2, C3, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इनको ही मॉड्यूल बोलते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट्स बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर हम एस्पेक्ट्स को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। वहीं पे मैं इनहेंसमेंट ऑफ स्प्रिंग आईओसी की बात करूं, जो आईओसी कंटेनर है, व्हाइल नॉट मैंडेटरी, इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें। सो इंटीग्रेट, देखो जब हम अभी यहाँ पे हम अभी थोड़ा सा कोड किया तो वहां पे मैंने यूज नहीं किया था। सो इंटीग्रेटिंग एओपी विद स्प्रिंग आईओसी एनहांसेस दैट कैपेबिलिटीज बाय कंबाइनिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड विद द एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब आप एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए भी करते हैं, तो वहां पे भी एक क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो चलिए आगे एक और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करता है, मॉड्यूलरिटी और मेंटेनेबिलिटी को इंप्रूव करता है। सो AOP enriches the Spring framework by promoting a cleaner separation of the concern and facilitating the easier maintenance of the enterprises application. So यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये मॉड्यूलरिटी और मेंटेनेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, तो मैंने देखो कुछ पहले पॉइंट्स दे दिए फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो पॉइंट्स भी याद करके जाएंगे तो आप अच्छे से क्या करेंगे, एग्जाम में लिख पाएंगे। सो दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन यूजिंग द पॉइंट्स, ओके, बुलेट पॉइंट्स। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कि बीन्स क्या होते हैं।
जैसा कि मैं अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था, जो हमारा बीन होता है, उस बीन को हम सिंपल एक कह सकते हैं, एक जावा फाइल होती है, या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जो मना है वो आप बोलिए, इसको हम सिंपल बीन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीन है, ये क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में वो देखते हैं। इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, बीन इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज इंस्टेंशिएटेड, असेंबल्ड, मैनेज्ड बाय द आईओसी कंटेनर इन वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर, ठीक है। ये आप कह सकते हो। जो हमारा बीन है वो किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, आईओसी कंटेनर के थ्रू। और जो आईओसी कंटेनर होता है, जो आईओसी कंटेनर है, ये क्या करता है, जैसे हमारे पास बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ओबीजे 1 है, ओबीजे 2 है, तो ये हमारा जो ओबीजे 1 डिपेंडेंट है, सॉरी ओबीजे 2 किस पे डिपेंडेंट है, ओबीजे 1 पे। तो यहाँ पे ओबीजे तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ पे ओबीजे 1 से डेटा नहीं मिलता है। तो इसके बीच में जो डिपेंडेंसी है, जो इसके बीच में ये डिपेंडेंसी है, इसको इंजेक्ट करने का काम कौन करता है, ये करता है आईओसी कंटेनर। जब आईओसी कंटेनर काम करता है तो इसको क्या बोलता है, लूजली कपल्ड बनाता है। कैसा बनाता है, लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि ये ज्यादा मतलब इस पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कोड को रीडेबल और रीयूजेबल और उसके साथ में लूजली कपल्ड बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट से याद रखने हैं। पहला लूजली कपल्ड, रीडेबल बनाता है एंड रीयूजेबल बनाता है, रीयूजेबल बनाता है एंड सेपरेबल बनाता है। तो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो कि अगर आपको बताया जाए डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस लिए यूज करते हैं और आईओसी कंटेनर क्या हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा। इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्प्रिंग एप्लीकेशन। बेसिकली कह सकते हो जो बीन है वही सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो पार्ट होता है, या कह सकते हो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो वो हमारा बीन है। इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीन है, तो बीन आर डिफाइंड इन द स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मेटाडेटा। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने सपोज एक बीन बना ली, बीन का मतलब एक क्लास बना ली। क्लास का मतलब है आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जो उस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उसको आपको बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा, आईओसी कंटेनर को। अब आईओसी कंटेनर को कैसे बनाए बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, हमारा मेटा डेटा होगा। और मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा के अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं कि कहाँ कैसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे। सो दिस इज इट। और जो हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए जो मेटा डेटा है वो आप कितने टाइप से कर सकते हैं, एक जावा बेस कर सकते हैं, एक एक्सएमएल बेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बीन होगी जिसको हम क्लास ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसके थ्रू मैनेज किया जाता है, आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर मैनेज कैसे करता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू। कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा से ये लेकर के करता क्या है, बाय द वे ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो करता है वो मेटा डेटा हमारा कितने टाइप से कर सकता है, एक जावा के थ्रू कर सकता है, और फाइल के थ्रू और एक्सएमएल के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो टाइप्स के यहाँ पे कह सकते हो मेटा डेटा कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। एक एक्सएमएल बेस जिसको हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में लिखेंगे, और दूसरा हमारा जावा बेस फाइल होगा जिसको हम क्लासेस भी बोल सकते हैं, जिसको एनोटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल इन द एक्सएमएल। सो बीन आईडी यहाँ पे यूजर नेम है और क्लास यहाँ पे ये दे दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे यहाँ पे आपका काम करेगा। सपोज आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको क्या रिमूव कर दूं सो दैट आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मेरे पास एक क्लास है ए डॉट जावा, ठीक है। ए एक हमारी फाइल नाम है जावा, ए डॉट जावा। अब सपोज इसको मैं यहाँ पे कन्फिगर करना चाहता हूँ, सपोज इसका बीन मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, या बीन हम यहाँ पे कन्फिगर करना चाहते हैं, सॉरी मेटा डेटा इसका डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल लिखना है बीन। बीन लिखने के बाद में आपको सिंपल उसकी आईडी दे देनी है, आईडी एज योर विश, ठीक है। आप जो भी आप प्रोवाइड करना चाहे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे आप जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ही आपको क्लास में क्या लिखना है, क्लास में आपको सिंपल पैकेज का नेम लिखना है, कॉम डॉट एग्जाम्पल। अभी पैकेज नेम मैंने पिछले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस थे उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ पे कॉम डॉट एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद में आपको क्लास का नेम लिखना है, यहाँ पे ए है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर यही हमारी क्लास का नेम क्या होता है, यूजर सर्विस डॉट जावा होता, देन हम यहाँ पे क्या लिखते, एक जगह पे यूजर सर्विस डॉट जावा लिखते, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हम बीन को डिफाइन करेंगे। सो ये हमारा सिंपल होता था बीन को डिफाइन करने का तरीका। अब जैसे ही बीन हमारा इंस्टेंशिएट हो जाएगा, इंस्टेंशिएशन मतलब हो जाएगी, तो ये क्या होता है, पहला स्टेप कौन होगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहला स्टेप जो होगा इंस्टेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, जो आपने ये दिया है ये डेटा लेगा और आईओसी कंटेनर और आपका क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, ठीक है। और बीन्स कैन बी इंस्टेंशिएटेड यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड फैक्टरी मेथड्स। एंड वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, बीन कैन कॉन्फ़िगर विद द डिपेंडेंसीज, प्रॉपर्टीज, इनिशियलाइजेशन मेथड एंड डिस्ट्रक्शन मेथड। तो यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मेथड दे सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मेथड दे सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा आगे चल करके इनिट मेथड क्या होते हैं और यहाँ पे
डिस्ट्रॉय मेथड क्या होते हैं वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये काम करते थे। तो चलिए अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल विद द डिपेंडेंसी इन एक्सएमएल। अब कैसे यहाँ पे डिपेंडेंसीज काम करती हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बीन है मेरे पास, बीन के अंदर यहाँ पे यूजर सर्विस होगी। और यहाँ पे मैंने एक चीज बताना भूल गया हूँ कि जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने बताया था एक जावा बेस भी बना सकते हैं, ये हमारा एक्सएमएल बेस कॉन्फ़िगरेशन है। आप यहाँ पे जावा बेस भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो कैसे होगा आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो है देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी यूजर क्लास ले ली, यूजर सर्विस ले ली, क्लास नेम यहाँ पे दे दिया, मैंने बताया था ये पैकेज नेम हो जाएगा, ये लास्ट में क्लास नेम लिखना पड़ेगा। और फिर उसके अंदर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी देखो, अब ये कैसे, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी क्यों लिखा है, और कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आर्ग भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो कंस्ट्रक्टर आर्ग है, ये जब आप, मैंने बताया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप से करते हैं, कंस्ट्रक्टर थ्रू करते हैं, मैंने बताया था सेटर के थ्रू कर सकते हो, और मैंने तीसरी बार बताया था कौन सा, फील्ड के थ्रू कर सकते हो। जो हमारा कंस्ट्रक्टर बेस होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर आर्ग यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की जगह पे। अगर सेटर के थ्रू कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम लिख देंगे उस सेटर मेथड का, और उसके बाद में आप यहाँ पे जो वैल्यू डिफाइन करनी हो, अगर आपको कोई रेफरेंस टाइप करना डालना है तो आप यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं पास करने की बात भी कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे तीन चीजें पास कर सकते हैं, एक तो प्रिमिटिव टाइप का डेटा पास कर सकते हैं, प्रिमिटिव पास कर सकते हैं, वहीं पे आप डेराइव्ड पास कर सकते हैं, जैसे लिस्ट है, एरे है, इस टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। और तीसरा है आप रेफरेंस पास कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब है एक दूसरी बीन को आप पास कर सकते हैं। तो हम मेजॉरिटी केस में प्रिमिटिव और रेफरेंस को ही पास करने वाले हैं। तो हम देखो, अगर प्रिमिटिव होगा डेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको 1 पास करना है, किसी का स्ट्रिंग पास करनी है तो वैल्यू लिखना है। अगर आपको किसी का रेफरेंस सपोज दूसरी बीन को पास करना है तो आपको यहाँ पे आरईएफ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आगे करके हम देख लेंगे, इसको छोड़ दो। तो चलिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ये देख सकते हो, स्प्रिंग इंजेक्ट डिपेंडेंसी इनटू द बीन प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रक्टर एट द रन टाइम। एंड एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे क्या किया, देख सकते हो मेरे पास एक क्लास होगी एक यूजर डॉट जावा, यूजर सर्विस डॉट जावा, एंड एक और होगी हमारे पास यूजर डाओ डॉट जावा। तो एक ये हमारे पास फाइल है, एक ये हमारे पास फाइल है। तो इसमें मैंने क्या किया, देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पे डिपेंडेंट बना दिया कि अब यूजर सर्विस तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक यहाँ से यूजर डाउन नहीं मिलेगा। देख सकते हो इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। तो जैसे मैंने ये डाला तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंजेक्ट किसके थ्रू किया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, दिस इज द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अगर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है तो आपको अगर सपोज बीन कॉन्फ़िगर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, बीन आप आईडी लिख देंगे, यहाँ पे आप आईडी में आईडी कुछ भी डाल सकते हैं, यूजर सर्विस, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आईडी हो गई, एंड देन आपको यहाँ पे क्लास लेना है। क्लास के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम डॉट एग्जाम्पल एंड डॉट, आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे यूजर, जो क्लास का नाम है यूजर सर्विस, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर आर्ग, और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, आरईएफ रेफ, और इसके अंदर आपको सिंपल क्या पास करना पड़ेगा, यूजर डा। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास किया है, तो ये जो यूजर डाउ है इसका भी आपको सेम एज इट इज बीन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे, बस आप समझ जाइए कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे मेटा डेटा इसका क्रिएट करते हैं। तो चलिए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्प्रिंग कंटेनर मैनेज द लाइफ साइकिल ऑफ द बीन्स इंक्लूडिंग द इंस्टेंसिएशन, इनिशियलाइजेशन, यूजेस एंड ऑप्शनल डिस्ट्रक्शन। सो यूज post construct pre destroy annotation in the init method, destroy method and attributes in the XML initialization and destruction methods। तो हमारे पास जो post construct होता है, ये जो होता है हमारा किसके लिए, ये हमारा init method के लिए होता है। और यहाँ पे जो pre destroy होता है ये हमारा किसके लिए, डिस्ट्रॉय मेथड्स के लिए होता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि हम देखो क्या क्या करते हैं बीन में, हम इंस्टेंसिएशन करते हैं, वहीं पे कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं, वहीं पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी करते हैं, और वहीं पे लाइफ साइकिल को भी मैनेज करते हैं। तो ये सभी चीजें थी, वो मैंने आपको अच्छे से थ्योरी के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है, ओके। वेल अभी मैंने यहाँ पे बीन इन स्प्रिंग देखा कि बीन्स क्या होते हैं। तो इसके बाद में मेरा जो टॉपिक आता है, स्कोप ऑफ बीन आता है।
तो स्कोप ऑफ बीन को हम समझने से पहले थोड़ा-सा हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा आप जब पीडीएफ के नीचे जाएँगे तो आपको यहाँ पे बीन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले बीन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे बीन का स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बीन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बीन कॉन्फ़िगरेशन इन स्प्रिंग रिफर्स टू डिफाइनिंग मैनेजिंग बीन्स विदिन द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर, ठीक है? तो कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप मैनेज करेंगे बीन्स को, उसको बताने के लिए कंटेनर को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मेटा डेटा, और मेटा डेटा हम कितने टाइप से लिख सकते हैं? एक्सएमएल, एनोटेशन बेस्ड एंड जावा बेस्ड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सएमएल और जावा बेस्ड होते हैं, और इसमें से भी मेजॉरिटी केस में मैं यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक्सएमएल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्सएमएल फाइल में होता है। जावा इसमें क्या होता है, हम क्लास बनाएंगे, उसके अंदर एनोटेशन के थ्रू करेंगे। यहाँ पे हम जावा कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि डिफाइंस इन द एक्सएमएल फाइल एंड नेम्ड एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल। अब जो एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल नहीं, आप इसका नाम कुछ भी कॉन्फिग डॉट एक्सएमएल रख सकते हैं, ए डॉट एक्सएमएल लिख सकते हैं। बस यहाँ पे नेम जो है रीडेबल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल यहाँ पे ये है, इसके अंदर मैंने मेटा डेटा डिफाइन कर दिया बीन्स का। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा होता है स्केमा, इसको बोलेंगे स्केमा। क्या बोलेंगे? स्कीमा। ये आपको हर एक फाइल में जो भी आपकी एक्सएमएल होगी उसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे बीन को मैंने कॉन्फ़िगर किया है। मैंने बीन को यहाँ पे क्या किया, कॉन्फ़िगर कर दिया। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, यहाँ पे क्लास दे दिया, जिस बीन का मुझे यहाँ पे बीन को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जिस बीन को करूँगा उसकी क्लास नेम हो जाएगा ये, ठीक है? एग्जांपल बीन। और उसके अंदर मैंने सेटर मेथड के थ्रू यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सो ये हो गया। और आपको यहाँ पे 3 चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। जब आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो बीन क्रिएट करना पड़ेगा। बीन का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और उसके साथ में यहाँ पे थर्ड आपकी होती है मेन फाइल, ठीक है? तो 3 मेन फाइल का मतलब जहाँ से आपका प्रोग्राम रन होगा। तो चलिए हम अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी सेकंड फाइल है जो जिस बीन को मैंने कॉन्फ़िगर किया। तो इसके अंदर देखो मुझे क्लास बनानी पड़ेगी भाई, और इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी नेम की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर ली, जिसको मैं यहाँ पे मैं सेटर मेथड के थ्रू यहाँ पे सेटर इंजेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? सेटर इंजेक्शन कर दिया, और यहाँ पे मैंने एक मेथड ले लिया जो डिस्प्ले कर रहा है, और ये हमारी मेन फाइल हो गई। अब हम कैसे जो बीन मैंने बनाया है, बीन को कॉन्फ़िगर किया, उसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस कहाँ पे करेंगे? मेन एप्लीकेशन में। तो मेन एप्लीकेशन में कैसे एक्सेस करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पैकेजेस ऐड कर दिए, ये आप ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है? तो आपको देखो मेरे यहाँ पे मेन एप्लीकेशन है जिसका नाम डेमो एप्लीकेशन है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पीएसवीएम ले लिया, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते थे, ये तो आपका वेरिएबल का नेम है ना। यहाँ पे न्यू, और आपको ये ध्यान रखना है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, आपको CPXAC अगर ये भी लिख देंगे तब भी ये पूरा आ जाएगा। टैब इंटर करेंगे वो पूरा नाम यहाँ पे डाल देगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे एक्सएमएल फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई उसका नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आप कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करेंगे, तो आपको वही बीन का यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी, यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी। तो आईडी यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल बीन। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, एग्जाम्पल बीन। तो यही मैं वहाँ पे आईडी डालूंगा, और ये क्या करेगा, उसको एक्सेस करके यहाँ पे एग्जाम्पल बीन में दे देगा। और एग्जाम्पल बीन डॉट अगर मैं डिस्प्ले करूंगा तो डिस्प्ले करने पे क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी का मेथड यहाँ से रन हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस। तो ये इस टाइप से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक्सएमएल क्रिएट कर लिया जिसके अंदर आपको बीन लिखना है, और अगर सेटर मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटर मेथड के लिए प्रॉपर्टी, और उस सेटर मेथड के जो यहाँ पे नेम होगा वो, और उसके बाद में वैल्यू। ऐसे आपको जितनी आपकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उतनी बार आपको यहाँ पे वो नाम यही बार बार रिपीट करके लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है तो आपको यहाँ पे कॉन्फिग कंस्ट्रक्टर आर्ग लिखना पड़ता है, जो कि मैं अभी ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन को देखने वाले हैं कि एनोटेशन बेस्ड कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें भी 3 फाइल बनानी पड़ेगी। आपको एक एग्जांपल बीन, जिसका आपको जो आपका बीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है वो, और उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मेन फाइल तो क्रिएट ही करनी पड़ेगी, और इस बस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फाइल्स क्रिएट करनी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्प्रिंग प्रोवाइड द सेवरल एनोटेशन टू डिफाइन एंड कॉन्फ़िगर बीन्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो कि कंपोनेंट, यहाँ पे एनोटेशन कौन सी लगानी पड़ेगी, @कंपोनेंट, और उसके बाद में आपको सिंपल क्या करना है, एग्जाम्पल बीन और सेट प्रॉपर्टी नेम, और सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे, ठीक है? सो ये कर दिया, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आपका ये मेन एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपका मेन एप्लीकेशन है, तो मेन एप्लीकेशन में इसको भी कंपोनेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास कर देंगे, और सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? तो
देखो सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक चेंज होने वाला है। वो चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पे आप क्लास पाथ लिखे थे लेकिन आप यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको यहाँ पे पैकेज का नेम डालना पड़ेगा कॉम डॉट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो फाइल है, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने जो आपको दिया था ये वैल्यू, ये डायरेक्टली यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर यहाँ पे क्या कहता है, थर्ड नंबर जो है हमारा बेसिक जो है जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है वो भी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन और एट द रेट बीन का एनोटेशन का यूज करेंगे डिफाइन करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक तो मेन फाइल तो होगी होगी, साथ में आपको एग्जाम्पल बीन तो क्रिएट करनी पड़ेगी, और तीसरी जो एक्सएमएल की फाइल क्रिएट करते थे वो रिप्लेस हो जाएगी। वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, आपकी ऐप कॉन्फिग डॉट जावा से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो एक क्लास बना ली जिसको एनोटेशन दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जितनी भी बीन्स क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे बीन एट द रेट बीन यहाँ पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं जो जावा का था तो आपको 3 फाइल क्रिएट करनी थी। एक तो यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग क्रिएट करना था, वो मैंने बताया कैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लगा देंगे और बीन के थ्रू यहाँ पे मल्टीपल बीन्स क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में ही मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल बीन डॉट जावा है वो एक्सएमएल का जो कॉन्फ़िगरेशन किए थे, जो मैंने एग्जाम्पल बीन क्रिएट किया था वो एज इट इज क्रिएट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो मेन एप्लीकेशन होगा वो यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट क्लास लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एग्जाम्पल बीन डॉट क्लास लिखना पड़ेगा जो आपकी यहाँ पे बीन का है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना था, वो यहाँ पे किया मैंने और यहाँ पे काम हो गया। सो दिस इज इट गाइस। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे तीनों टाइप से एनोटेशन बेस, जावा बेस और एक्सएमएल बेस, उनको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया है। ओके, वेल यहाँ पे देख सकते हो जो ऑटो वायरिंग इन बीन है, उसके बाद में आपको टॉपिक मिलेगा इस पीडीएफ में एनोटेशन इन स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी जो मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ उसमें कम टाइम बचा है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम आगे हम बीन का स्कोप और ऑटो वायरिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि एनोटेशन इन स्प्रिंग क्या होता है। तो एनोटेशन इन स्प्रिंग प्रोवाइड द मेटा डेटा अबाउट द बीन देयर डिपेंडेंसीज। जैसे आप कैसी किसी ऊपर लिख देते हैं, जैसे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन है लिख दिया, तो इससे पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे बीन का कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे एट द रेट मैंने बीन्स लिख दिया, बीन्स लिख दिया तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे आपका बीन क्रिएट हो रहा है ना, तो ये चीज है। अब दे सिंपली कॉन्फ़िगर एंड रिड्यूस द एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, देख सकते हो वो 3-4 लाइन में हो रहा था, वही मैंने जावा बेस से कितने इजीली कर लिया वो समझ में भी आ रहा था विद द हेल्प ऑफ द एनोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूज विद द कंपोनेंट लाइक एट द रेट कंपोनेंट, ऑटो वायर्ड, स्कोप, ये सभी जो एट द रेट जिसके आगे लग जाता है उसको एनोटेशन बोलते हैं। जैसे आगे हम सब लोग जब बूट सीखेंगे तो यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, ऐसे जैसे ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे माई कंट्रोलर, ऑटो वायर्ड का यूज करते थे ना डायरेक्ट फील्ड डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए। तो ये सभी जो चीजें थी वो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे पाया होगा कि कैसे यहाँ पे एनोटेशन इन स्प्रिंग डिस्कस करता है। तो मैं इसको ज्यादा घसीटने वाला नहीं हूँ, और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ साइकिल कॉलबैक्स की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल कॉलबैक्स क्या होता है, ये आपको सिंपल बताता है कि जो बीन है वो बीन कैसे आपका वर्क कर रहा है, मतलब इनिशिएट कैसे हो रहा है, कैसे आपका डिफाइन हो रहा है, कैसे ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, कैसे ये रन होगा, कैसे इनिट मेथड कॉल होगा, कैसे ये डिस्ट्रॉय होगा। ये सभी चीजें जो है डिस्ट्रक्शन, इनिशियलाइजेशन से डिस्ट्रक्शन का जो साइकिल है उसी को हम लाइफ साइकिल कॉलबैक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ये सभी चीजें हैं इनके एक पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है जो लाइफ साइकिल कॉलबैक्स है, यहाँ पे आपका सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होगा, एंड ये क्या करेगा, बीन को कंस्ट्रक्शन करेगा और डिपेंडेंसी जो भी है वो इंजेक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे ये काम हो जाएगा इनिट मेथड कॉल हो जाएगा, इनिट मेथड कॉल होने के बाद अदर मेथड जो भी होंगे वो कॉल होंगे, और उसके बाद में जो आपका पूरा काम हो जाएगा उसके बाद ये कस्टम डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। इसके लिए आप एट द रेट प्री डिस्ट्रॉय और एट द रेट पोस्ट कंस्ट्रक्ट का यूज भी कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ पे इनिट डिस्ट्रॉय मेथड और इनिट मेथड कैसे यूज करते हैं वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉलबैक्स क्या होते हैं, आर द मेथड दैट अलाउ टू हुक इनटू द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द बीन लाइफ साइकिल। ये बेसिकली जो कह रहा है कि बीन लाइफ साइकिल को यूज करता है, वहीं पे द स्टेज इन बीन क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द लाइफ साइकिल कॉलबैक is to provide a way to execute custom logic during these stage। जैसे कौन कौन सी स्टेज, एप्लीकेशन स्टार्टेड, ये तो आपको पता ही है ये कब ट्रिगर होगा, ये मेथड जब हमारा ट्रिगर राइट आफ्टर द एप्लीकेशन स्टार्ट। एंड स्प्रिंग कंटेनर स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट होगा, ट्रिगर्ड व्हेन द आईओसी कंटेनर इनिशियलाइज। और ये बीन कंस्ट्रक्टर एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जब बीन आर इंस्टेंशिएटेड एंड डिपेंडेंसीज आर इंजेक्टेड।
वहीं पे कस्टम इनिट कॉल यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, जब कस्टम इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल्ड आफ्टर द बीन इज कंस्ट्रक्टेड, जब आपका बीन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ये कॉल होगा, उसके बाद जो भी अदर मेथड्स होंगे जैसे रेगुलर बिजनेस मेथड आप जो भी कॉल करते हैं वो होंगे, उसके बाद में आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस। और जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे शट डाउन होगा या डिस्ट्रक्शन मेथड आर कॉल्ड बिफोर एप्लीकेशन शट डाउन, ये जब आपका एप्लीकेशन शट डाउन हो रहा होगा वहां पे ये काम करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्कोप ऑफ बीन्स को देखने वाले हैं कि जो हमारा बीन है, जैसे बीन जो है हमारा पढ़ चुके हैं कि बीन हमारा स्प्रिंग में काम क्या करता है। तो मैंने बताया ये क्या होता है कि हमारी क्लास होती है और क्लास को ही हम ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है ये अगर इसको यूज करना है तो ये यूज किसके थ्रू होगा, आईओसी कंटेनर के थ्रू, ठीक है, आईओसी कंटेनर के थ्रू होगा। तो जो आईओसी कंटेनर क्या होता है, ये किसको इसको कैसे यूज करता है, ये यूज करता है मेटा डेटा के थ्रू। किसके थ्रू करता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बीन्स का क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है, 3 टाइप से। एक तो हमारा एक्सएमएल बेस हो सकता है, एक हमारा जावा बेस जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और थर्ड भी हमारा जो है एनोटेशन बेस कर सकते हैं। तो 3 टाइप का हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सभी चीजें समझ में आएंगी जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो स्कोप कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे ये बताता है कि हमारा बीन कैसे वर्क करने वाला है, वो कैसे इनिशिएट होगा और उसकी लाइफ कितनी होने वाली है, और वो कब एंड होगा या कब कह सकते हो डिस्ट्रॉय होगा। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कोप के अंदर आती है। जैसे आप वेरिएबल का स्कोप होता था ना, जैसे होता है लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, इसी टाइप से इसका भी स्कोप्स होते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है, बीन can have different scopes जैसे singleton, prototype, request, session is this these types of scopes available in the Spring and that define their life cycle and visibility within the application context। जो application context होता है कंटेनर उसके अंदर visible होते हैं। वहीं पे बात करूं मैं सिंगल्टन की, तो सिंगल्टन क्या होता है, देखो मैंने बताया सिंगल्टन है, प्रोटोटाइप है, रिक्वेस्ट है, सेशन है। तो सबसे पहले हम सिंगल्टन को देखेंगे। तो सिंगल्टन स्कोप कुछ नहीं है, एक बाई डिफॉल्ट स्कोप होता है। जैसे आपने अभी बीन क्रिएट करना सीखा था, आपने बीन क्रिएट किया, उसके अंदर आप यहाँ पे आईडी पास करते थे ना, वहीं पे आप यहाँ पे क्लास पास करते थे। फिर उसके अंदर अगर आप सेटर मेथड के थ्रू किए हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते थे। अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू किए हैं तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कैसे यहाँ पे बनाते थे। लेकिन सिंगल्टन स्कोप क्या होता है कि आप जब ये बीन बना रहे थे तो ये कैसी बीन थी, ये हमारी सिंगल्टन बीन थी। जैसे हमारा वेरिएबल एक बाई डिफॉल्ट वेरिएबल हमारा कैसा होता है, ग्लोबल होता है ना, या कह सकते हो लोकली जो भी आप बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसको दे देते हैं, जैसे आप रजिस्टर दे सकते हैं ना, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं, एक्सटर्न दे सकते हैं, अगर सी लैंग्वेज में आप पढ़े होंगे वेरिएबल को। तो इसी टाइप से जब आप कुछ नहीं देंगे तो सिंगलटन स्कोप होगा। और अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें, यहाँ पे आप लिख दें स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप या रिक्वेस्ट या सेशन, जो आप देना हो चाहे। तो यहीं पे आप सिंगलटन भी दे सकते हैं। तो सिंगलटन दे दें चाहे न दें, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। इट मींस दैट स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द बीन डेफिनेशन एंड दैट शेयर इट थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब जैसे ये क्या करता है, ये आपका एक ही बार एक बीन का सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। हाउ मच इंस्टेंस इट क्रिएटेड, ओनली वन। इससे ज्यादा आप इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज इट। वहीं पे कहता है ये स्टेटलेस के लिए बीन वेयर अ सिंगल इंस्टेंस कैन बी शेयर्ड बाय द मल्टीपल क्लाइंट्स। ये क्या कहता है कि ये स्टेटलेस के लिए ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, एक सिंगल क्लाइंट क्या होता है, मल्टीपल क्लाइंट्स यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो जैसे आपने क्या किया, जैसे एक कॉमन वेरिएबल होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, रेवेन्यू की बात करता हूँ। जो हमारी कंपनी का रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे कस्टमर होंगे, उनके वो इनकम सोर्स को जनरेट करेंगे तो उनको सैलरी अलग से मिलेगी, लेकिन जो रेवेन्यू होगा वो कंपनी का होगा ना। तो चाहे जितने कस्टमर हो, चाहे C1 हो चाहे C2 हो, लेकिन एक कॉमन वेरिएबल होगा जो जो कि सब में कॉमन होगा, शेयर्ड होगा, वो रेवेन्यू, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो वहां पे हम सिंगलटन स्कोप का यूज कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लेते हैं, फिर हम आगे और भी टाइप्स की बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। देखो मैंने बीन बनाया था, आप एग्जैक्टली वैसे ही लिख सकते हैं। अगर आपको सिंगलटन स्कोप लिखना है तो आप यहाँ पे स्कोप लिख दें और उसके बाद में आप यहाँ पे सिंगलटन लिख सकते हैं। ये हमारा सिंगलटन बनाने का तरीका हो गया। अगर आपको बीन यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे स्कोप इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, सिंगलटन कर देंगे ऊपर, ठीक है। ये भी हम देख लेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया। ऐसे मैं प्रोटोटाइप की बात करूं तो प्रोटोटाइप कुछ नहीं है, प्रोटोटाइप स्कोप क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस
बीन व्हेनेवर रिक्वेस्टेड, जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, जितने बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बीन का, उतनी बार नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। कैसा क्रिएट होगा? नया इंस्टेंस। तो ये क्या होता है? प्रोटोटाइप बीन्स होते हैं, स्प्रिंग क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस एंड यूजफुल द स्टेटफुल बीन्स। अब यहाँ पे जितने भी कस्टमर होंगे और उनकी अपनी अपनी सैलरी होगी ना, तो जो सैलरी वाला मेथड होगा वो सबके लिए अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप वो इसको क्रिएट क्रिएट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है और सिंगलटन क्या होता है। अभी हम कोड करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो कॉन्फ़िगरेशन की देख लेते हैं। तो बीन यहाँ पे बना दिए और स्कोप यहाँ पे प्रोटोटाइप सेट कर दिया है। ऐसे देख सकते हो, बीन है, स्कोप में मैंने प्रोटोटाइप सेट कर दिया और एज इट इज वही काम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। वेल, अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट स्कोप को देखेंगे। तो रिक्वेस्ट स्कोप क्रिएट्स द न्यू इंस्टेंस ऑफ द बीन फॉर द एवरी एसटीपी ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, सॉरी। एंड दिस स्कोप इज अवेलेबल ओनली फॉर द वेब अवेयर स्प्रिंग ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। जब हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो वहां पे हम इसका यूज करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और ये क्या करता है, जैसे आप क्या करते हैं, दिखा होगा कि आपने क्या किया, एक बार रिफ्रेश किया या एक बार आपने यूआरएल हिट किया, तो उतनी बार ये इंस्टेंस क्रिएट करेगा। जितनी बार आप रिक्वेस्ट करेंगे, जितनी बार कह सकते हो आपने रिफ्रेश किया, तो जितनी बार आपने कोई भी एपीआई को क्या किया, हिट किया, उतनी बार ये क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा। ये हो गया। एंड यूज फॉर द बीन एंड नीड टू द रिक्रिएट एवरी एचटीटीपी रिक्वेस्ट सच एज अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डेटा। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट स्कोप है, क्योंकि हर बार रिक्वेस्ट पे ये चेंज करेगा। तो इसको अगर करना है तो आपको स्कोप इसको टू रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्कोप इसको टू वैल्यू, और यहाँ पे प्रॉक्सी मोड भी सेट करना पड़ेगा। और ये आपका बेसिक चीज थी। यहाँ पे मैंने कोड दे दिया है, आप सिंपल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एज इट इज आपको करना है। ऐसे सेशन बीन भी है। ये सेशन बीन क्या होता है? सेशन बीन क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस फॉर द ईच सेशन। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। ये मोबाइल है आपका, ये डेस्कटॉप है और ये आपका टैबलेट है। ठीक है, तो जैसे ये टैब है, अगर आपने मोबाइल में कोई वेबसाइट लॉगिन कर रखी है, तो आप जब दोबारा जाते हैं लॉगिन करने उसी ब्राउज़र से, तो क्या होता है, वो आपसे पासवर्ड और ओटीपी नहीं माँगता है, डायरेक्ट आपसे लॉगिन हो जाता है। लेकिन वही सेम वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे, सॉरी, दूसरे डिवाइस पे करते हैं या तीसरी डिवाइस पे करते हैं, तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है। या फिर आप एक सपोज़ ये क्रोम ब्राउज़र पे यहाँ पे काम कर रहे थे और आप चले गए सपोज़ दूसरे ब्राउज़र पे, हो सकता है कि वो आपका एज हो, ठीक है? तब आपको फिर से वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। या आप हो सकता है किसी एक विंडो में काम कर रहे थे और आपने दूसरी विंडो में काम करना स्टार्ट कर दिया, तब भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन डिटेल डालनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, सेशन बीन वो होता है जब आप क्या करते हैं, देख सकते हो कि ये कब चेंज होता है। देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट्स द न्यू बीन फॉर इंस्टेंस ऑफ द ईच एचटीटीपी सेशन। सेशन का मतलब समझ गए होंगे। दिस स्कोप इज स्पेसिफिक वेब अपेयर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये भी वेबसाइट के लिए एंड सुटेबल फॉर द बीन स्टोर सेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर प्रेफरेंस एंड शॉपिंग कार्ट डिटेल्स। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कैसे काम करता है। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल स्कोप इसको सेशन कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे जावा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल से करना है, तो आप यहाँ पे स्कोप वैल्यू सेशन और प्रॉक्सी मोड यहाँ पे सेट कर देंगे। सेम यहाँ पे काम हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं अगर बात करूं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन स्कोप की, तो यहाँ पे भी देख सकते हो एप्लीकेशन स्कोप क्रिएट्स अ सिंगल बीन इंस्टेंस पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ये ग्लोबल टू वेब एप्लीकेशन, जैसे आपका ग्लोबल वेरिएबल होता था ना, जो हर जगह पे यूज हो सकता है, ये क्या करेगा, ये आपकी एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, वहां पे आपने अगर एक बार क्रिएट कर दिया एप्लीकेशन, और जैसे ये क्या कर सकते हो, ये अपने लोगो के लिए कर सकते हो या अपने वेबसाइट के नेम के लिए कर सकते हो, ये आप बना सकते हो। तो ये क्या होगा, वेबसाइट का नेम चाहे जितनी बड़ी वेबसाइट हो उसका नेम तो एक ही रहेगा ना हमेशा के लिए। तो इसलिए हम एप्लीकेशन स्कोप का यूज करते हैं ना। यूजफुल फॉर द बीन दैट टू बी शेयर्ड अक्रॉस द एंटायर एप्लीकेशन एंड लाइक अ ग्लोबल कैश एंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। अब जैसे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो भी होती है आपकी, जो भी सिक्योरिटी प्राइवेसी सेटिंग्स, जो भी पासवर्ड है, वो आपके चेंज नहीं होने वाले ना इस जब तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी ना। तो उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं। इसके लिए आपको स्कोप इक्वल्स टू एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब अगर आपको इसको यहाँ पे जावा से करना है, तो यहाँ पे आप जावा से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप वेब सॉकेट को भी देख लेते हैं। तो वेब सॉकेट इज यूज फॉर बीन दे आर एसोसिएटेड विद द वेब सॉकेट। जैसे हम वेब सॉकेट के थ्रू भी हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, तो वेब सॉकेट क्या होता है कि यहाँ पे आप हैंड शेकिंग पहले पहले करते हैं और रियल टाइम में डेटा को शेयर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट या फिर यूट्यूब वीडियो 2 मिनट का देख लेंगे, समझ में आ जाएगा वेब सॉकेट क्या होता है। एंड उसके लिए हम अगर स्कोप को यूज करते हैं तो उसको हम वेब सॉकेट स्कोप बोलेंगे। इट्स अवेलेबल ओनली इन द वेब सॉकेट इनेबल्ड एप्लीकेशन एंड suitable फॉर द वेब सॉकेट स्पेसिफिक बीन्स एंड दैट मेंटेन्स द स्टेट वेब सॉकेट सेशन। जैसे यहाँ पे बीन है, स्कूप है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया वेब सॉकेट एंड वेब सॉकेट बीन, और यहाँ पे मैंने उसको कर लिया। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ये इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की वेबसाइट है। वहां पे सिंपल जाएंगे तो इसका पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में मैंने वहीं से कंटेंट उठाया और उसको थोड़ा सा कंसाइज वे में लिखा है और इजी वे में लिखा है, दैट्स इट। तो ये हमारा था स्कूप ऑफ बीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है। और अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और लोगों को शेयर कर दे, जिससे यार ये जो हार्ड कॉन्सेप्ट है उनको इजी से आप समझ पाए।
वेल स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग्स को देखने वाले हैं। तो ऑटो वायरिंग क्या होता है, ये कैसे यूज करते हैं हम स्प्रिंग में, और ये बीन का एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो हमारी प्रॉपर्टी है, और या एट्रीब्यूट कह सकते हो होता है, जो कि हमारा यूज किया जाता है स्प्रिंग में, और आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बीन कर रहे हो, बीन को यूज कर रहे हो। ओके, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ऑटो वायरिंग इज अ स्प्रिंग फीचर, स्प्रिंग का फीचर है दैट अलाउ ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देता है। दिस इज इट गाइस। तो यहाँ पे इट सिंप्लीफाइज द बीन वायरिंग बाई लेटिंग स्प्रिंग रिजॉल्व डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन टाइप और नेम। हम या तो उसको टाइप से करेंगे या फिर नेम से। दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे सपोज एक बीन है, ठीक है, तो बीन की एक आईडी होगी। सपोज इसकी आईडी है हमारी U1, ठीक है, और इसकी क्लास जो है, इसकी क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया oazi डॉट एग्जाम्पल। आपको पता है ये पैकेज के नाम, और उसके बाद में फाइल का नाम यहाँ पे सपोज यूजर है। ठीक है, सपोज ये मेरा था। अब ऐसे ही मैंने एक सेकेंड बीन बना ली। यहाँ पे मैंने बनाया बीन, और उसके बाद मैंने बनाया आईडी इज टू मैंने यहाँ पे बना दिया E1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास बना ली। क्लास का नाम यहाँ पे मैं रखूंगा oazi डॉट एग्जाम्पल एंड डॉट एग्जाम्पल बीन। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे क्लास बन गई। तो यहाँ पे क्लास बन गई, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सेट करता हूँ। वो क्या सेट करूँ, यहाँ पे मैं देखो, एक यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, उसका नाम होता है ऑटो वायर। अब अगर आपको ऑटो वायरिंग करनी है तो ऑटो वायर के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑटो वायर या तो टाइप से करोगे या फिर नेम से, दो चीजों से यहाँ पे हम सब लोग करते हैं। तीसरा हमारा कंस्ट्रक्टर भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको या तो टाइप से करो या फिर नेम से करो। तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो ऑटो वायर इज टू नेम किया। अब इसके अंदर यहाँ पे देखना, जैसे सपोज ये बीन को मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ @ ऑटो वायर के थ्रू। आपको पता ही होगा फील्ड के थ्रू हम क्या करते थे। जैसे हम क्या करते थे, सपोज एक क्लास है यूजर और यूजर, ठीक है। अब इसको मुझे डिपेंडेंसी करनी है, तो इसके अंदर क्या करता था, @ ऑटो वायर्ड का यूज कर लेता था। आपको नहीं पता होगा तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप थर्ड पॉइंट देख सकते हो, जिसका नाम था फील्ड इंजेक्शन, ठीक है। उसको देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक वायरिंग करते थे। जब इसको करते हो तो इसको इसको डिफाइन करना, मतलब किस टाइप से, या तो नेम के टाइप से कर सकते हो या फिर हम यहाँ पे टाइप के टाइप से कर सकते हैं। तो आगे चल के देखेंगे। तो वी यूज द ऑटो वायर्ड कीवर्ड, सॉरी, एनोटेशन फॉर द ऑटो वायरिंग द बीन एंड रिड्यूसिंग द बॉयलर कोड फॉर द मैनुअल बीन वायरिंग। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा बेसिक डिफॉल्ट कोड होता है, जो बड़ा हो जाता है, उसको रिड्यूस कर देता है। मैंने बताया था फील्ड मेथड, आपको बताया था कि फील्ड डिपेंडेंसी जो इंजेक्शन होता है कुछ इस टाइप का होता था। यहाँ पे मेरे पास क्लास होगी, या कह सकते हो रेफरेंस है, या हमारे पास एक दूसरा बीन है, उसको मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द ऑटो वायर्ड एनोटेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी, ठीक है। तो आगे चलकर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के आ जाते हैं, जैसे बाई टाइप, बाई नेम, कंस्ट्रक्टर, ऑटो डिटेक्ट डिटेक्ट। जैसे नो ऑटो वायरिंग, मतलब जब हमारी कोई भी ऑटो वायरिंग नहीं होगी तो उसको नो ऑटो वायरिंग बोलते हैं। जब हमारे पास कोई ऑटोमेटिक वायरिंग नहीं होगी, डिपेंडेंसी मस्ट बी इंजेक्टेड, ठीक है, मैनुअली इंजेक्ट करते हैं। एंड डिफॉल्ट सेटिंग्स, नो नीड फॉर द एनोटेशन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई भी हमारा चेंज करने की जरूरत नहीं है एक्सएमएल का और एनोटेशन में। वहीं पे बाई टाइप की बात करें, हमारा बाई टाइप और बाई नेम, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है। तो बाई टाइप क्या कहता है, ऑटो वायर्स बाई मैचिंग द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टाइप ऑफ द बीन इन द कंटेनर। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑटो वायर, यहाँ पे जो बाई टाइप है, ये क्या करता है, यहाँ पे चेक करता है। यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि जो आपने ऑटो वायरिंग की है वो क्लास के थ्रू करेगा। मतलब इसकी टाइप कौन सा, मतलब देखो, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जैसे एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, ठीक है। मैंने क्या किया, बी का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर दिया ना यहाँ पे। तो वो किसके थ्रू किया होगा, ऑटो वायर्ड। देखो ऑटो वायर्ड बी के थ्रू इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम इसका क्या करें, एक बीन क्रिएट कर लिए, ठीक है। देखो, एक, सॉरी, बी का भी क्रिएट कर लिया, एक मैंने ए का भी क्रिएट कर लिया, दो कर लिए। अब मैंने ऑटो वायर बाई टाइप कर दिया। तो ऑटो वायर बाई टाइप का मतलब क्या है कि ये देखेगा क्लास का नेम कहाँ पे है, बी। जो यहाँ पे देख सकते हो ये बी है ना, तो ये बी को देखेगा यहाँ पे कहीं पे, क्या बी से बीन डिफाइन है, हाँ डिफाइन है। जैसे ही बीन अगर डिफाइन है तो तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देगा। अभी ध्यान देना। और देखो सेम सिनेरियो ये यही रहेगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करूंगा, वेट अ मिनट। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको उठा करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है। तो यहाँ पे बाई नेम की बात करूंगा, तो बाई नेम में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे भी यहाँ पे बाई नेम है तो सेम चीज यही रहेगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑटो वायर इक्वल्स टू बाई नेम कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक बीन बनाया ए का, एक बीन बनाया बी का, तो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ सॉरी, नहीं अभी यहाँ पे सही है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, इसको हटा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देख सकते हो बी है, बी यहाँ पे मैंने बी को इंजेक्ट किया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ऑटो ऐड बी इक्वल्स टू बी कर लिया है, ठीक है, ये तो अभी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज है वो आपको देखना है कि यार यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये इंजेक्ट कर रहा है डिपेंडेंसी ऑटो वायर के थ्रू, वो बाई नेम मतलब ये आईडी के थ्रू करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे बाई नेम लिखा है, जब बाई नेम लिखेंगे तो वो आईडी को मैच करेगा। अगर आईडी यहाँ पे मैच कर जाती है, जहां पे आईडी होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बाई टाइप करते हैं तो वो आपकी क्लास देखेगा, वो आपकी क्या देखेगा, क्लास देखने वाला है। समझ में आ गया? आई होप सो आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी दोनों होती हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि अभी देखो, आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी देना चाहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाई टाइप क्या कहता है कि बाई टाइप हमारी एक ऐसी है ऑटो वायरिंग जिसमें हम क्या करेंगे, ऑटो वायर तो करेंगे, लेकिन ये किसके थ्रू, क्लास के थ्रू होगा। जहां पे आपकी क्लास मिल जाएगी वही यहाँ पे बीन इंजेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो हमारा बाई नेम है, यहाँ पे जो बाई नेम है ये क्या करता है, ये आपको जहां पे दिखता है आईडी, आईडी कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बी दिखी, तुरंत ही ये क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। ये सिंपल काम है। तो अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर बचा है और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट बचा है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे अपने कोड में, और चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करता है। मैं यहाँ पे, अब हम ऑटो वायरिंग को देखने वाले हैं। तो ऑटो वायरिंग क्या होता है हमारे स्प्रिंग में वो देखते हैं। तो ऑटो वायरिंग इन अ स्प्रिंग फीचर अलाउ दैट ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक, इसका मतलब समझते होंगे आप। ऑटोमेटिक का मतलब ऑटोमेटिकली आपको कोई भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करना, मतलब हमें फील्ड डिपेंडेंसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक सेटर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं, तीसरा फील्ड के थ्रू करते हैं। अगर फील्ड को करना है तो हम वो ऑटोमेटिक उसको बोलते हैं ना, फील्ड वाली जो होती है उसको मैंने बताया था ऑटोमेटिक बोलते हैं। और जो ऑटोमेटिक होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक जैसे है तो वो हमारी बहुत टाइप से हो सकती है। हम आईडी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम क्लास के थ्रू कर रहे हैं, इस टाइप से ना। तो ये आईडी को हम बोलते हैं बाई नेम और इसको बोलते हैं बाई टाइप। वो आगे कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इट सिंप्लीफाइज बाई वायरिंग बाई लेटिंग स्प्रिंग रिजॉल्व डिपेंडेंसी इन बेस्ड ऑन टाइप और नेम। हम उसके टाइप और नेम, नेम का मतलब उसकी आईडी और टाइप का मतलब उसकी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है कि इसको वायरिंग करना कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक ये बना ली क्लास, एक ये बी क्लास बना ली, और बी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बी का। तो मैंने क्या किया, इसको वायरिंग कर दी इसकी ए, बी की किसमें, ए में। तो ये वायरिंग किस टाइप से हो रही है, उसके नेम से हो रही है, उसकी क्लास से हो रही है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें ऑटोमेटिकली अगर यूज करना है ऑटो वायरिंग, तो एट द रेट ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज करते हैं। ऑटो वायरिंग द बीन एंड रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड एंड मैनुअल बीन वायरिंग, और ये मैनुअल बीन वायरिंग होती है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे आपके पास देखा होगा कि मैंने फील्ड जो मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताया था उसमें आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, उसका यहाँ पे नेम ले लिया वेरिएबल क्लास नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऑटो वायर्ड कर देंगे एनोटेशन, और सिंपल ये क्या करेगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक जो आपका मना है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑटो वायर की कि ऑटो वायरिंग हमारी कितने टाइप से कर सकते हो। एक तो बाई टाइप, बाई नेम, कंस्ट्रक्टर और ऑटो डिटेक्ट। तो सिंपल यहाँ पे जो मैटर है, यहाँ पे बाई टाइप और बाई नेम और कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ये तीन सोच सकते हो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बाय द डिफॉल्ट जब हम कोई भी वायरिंग नहीं करेंगे उसको ऑटो वायरिंग बोलते हैं, नो ऑटो वायरिंग। तो ये हमारी वायरिंग परफॉर्म होगी जब हम कोई भी मैनुअली कह सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हो, या हम कोई भी ऑटो वायरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसी को हम डिफॉल्ट ऑटो वायरिंग बोलते हैं। और ये हमारी नेम पे मैटर करती है। ये किस पे होती है, बेस्ड होती है नेम पे, क्या कह सकते हो, या यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी डिफॉल्ट होती है, ठीक है, जब हम कोई भी ऑटो वायरिंग नहीं करते हैं। बाई टाइप का मतलब क्या होता है, ऑटो वायरिंग बाय द मैचिंग द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू द टाइप ऑफ द बीन इन द कंटेनर। मतलब ये जो कंटेनर का बीन है वो ध्यान दे रहा है। जब मतलब यहाँ पे सिंपल देख सकते हो क्लास पे मैटर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और ये बीन है, एक और सपोज यहाँ पे ये पहली बीन है
और एक और मैंने 2 बीन भी क्रिएट कर ली। तो जैसे ही आप जब 2 बीन क्रिएट कर लेंगे तो ये बाई टाइप कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वाली बीन को ऐड करे या फिर इस वाली बीन को ऐड करे, समझ में आया ना? तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि उसको कंफ्यूजन आ जाती है कि यार इसमें कौन सी बीन को ऐड करना है, कौन सी बीन को नहीं ऐड करना। सो दिस इज कंफ्यूजिंग, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। वहीं पे ये जावा कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो यहाँ पे @AutoWired और यहाँ पे पब्लिक बी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, सॉरी क्लास का, और इसको मैंने AutoWired यहाँ पे दे दिया। AutoWired यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम बाई नेम को भी देख लेते हैं। तो बाई नेम क्या करेगा, यहाँ पे देखता है कि ये कौन सी क्लास में है। ये जैसे मेरे पास एक क्लास ये है ए और एक ये था बी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बी को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया, तो ये क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या होगा, बी से बी ऐड हो गया था, तो ए में मैंने किसको ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया, तो बी यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है थ्रू द टाइप। तो ये बी देखेगा क्लास कहाँ पे बी है ये, तो ये सिंपल इसको इंजेक्ट कर देगा। लेकिन बाई नेम में ऐसा नहीं होता है। बाई नेम में देख सकते हो मैं बी को किस में इंजेक्ट कर रहा हूँ, ए में, देख सकते हो बी को मैंने कौन सी फाइल में, ए में इंजेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं ए में इंजेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखेगा आईडी कहाँ पे है, देख सकते हो ये देखो बी यहाँ पे है, ये नेम को मैच करेगा इस आईडी से, अगर मैच कर गया उसी में ऐड कर देगा। सो दिस इज राइट। तो ये हमारी दोनों चीजें थी। चलिए हम चलते हैं और कहाँ पे चलने वाले, इंटेलिजेंट में, और सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। बस आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या करना है, आपको 3 फाइल क्रिएट करनी है। एक तो रिसोर्सेज के अंदर config.xml, अगर मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं। फिर यूजर.क्लास इस पैकेज के अंदर, और साथ में ये कौन सी हमारी एग्जांपल बीन, 3 फाइल क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले यूजर में कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कोड क्या करेंगे वो देखते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एंड पब्लिक, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट आईडी ले लूंगा, एंड साथ में मैं क्या करूंगा, नेम को ले लूंगा, और साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एंड देन यूजर, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दूंगा। सो दिस इज इट गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड उसी के साथ में यहाँ पे दिस डॉट नेम कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब इसके जो बीन मैंने ये यूजर क्रिएट की, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा, कहाँ पे, config.xml में। तो यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, बीन को क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू सिंपल हम यूजर डाल देंगे जो आपका मन है। क्लास आप क्या करेंगे, org.example.user, क्योंकि ये हमारी org.example के अंदर ये पूरा आपको इसका लोकेशन देना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर आर्ग, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी दे देंगे, सबसे पहले आईडी देनी है 1 दे दिया, ओके। तो आईडी 1 दे दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्ग, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल दे दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने ये बीन क्रिएट कर लिया। ये किसके लिए, यूजर के लिए बीन का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब मुझे एग्जांपल बीन को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल पब्लिक कर लिया। पब्लिक के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर, और उसके बाद में हम यहाँ पे यूजर कर लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, वो दूसरी फाइल है ना। तो अब इसको इंजेक्ट करने के लिए इसको किसका, AutoWired का हेल्प लेना पड़ेगा, एनोटेशन का, मैंने बताया था। अब यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने config.xml में बीन को कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे बीन का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आईडी इक्वल्स टू यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बीन दे दूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने बीन दिया तो यहाँ पे आप क्लास दे दें org.example डॉट, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल बीन दे दें, और उसके बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, बस इतना ही करना है ना। और उसके वेट अ मिनट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस इतना करना था। तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे बीन मेरा डिफाइन हो गया। जैसे मैंने बीन डिफाइन कर दिया, यहाँ से एरर चला गया। अब मेन डॉट जावा में आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और कॉन्टेक्स्ट को क्लास फाइल लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो फाइल का नेम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखा है, लेकिन मैंने फाइल config.xml बनाई है, तो मुझे config.xml लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल बीन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल बीन ले लेंगे, एग्जाम्पल बीन के बाद में एग्जाम्पल बीन, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल बीन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस कैसे करेंगे, साउट, यहाँ पे एग्जाम्पल बीन डॉट यूजर के अंदर उसकी क्या थी, आईडी, ये एक्सेस कर सकता हूँ, साथ में उसका नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो दोनों चीजें मैं यहाँ पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, वो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रहा था। तो यहाँ पे अभी रन करके दिखाता हूँ कि ये एरर देगा कि नहीं देगा। ऑफ कोर्स ये एरर देगा। अब वो आपको सोच के बताना है कि ये एरर क्यों दिया, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे एरर नहीं दिया। ये एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो config.xml में यहाँ पे जो कोड था, मैंने यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फ़िग ऑलरेडी ऐड किया था। आपने अगर कोड किया है वहां पे, अगर नहीं ऐड किया तो आपको ये ऐड कर लेना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका एरर नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम ऑटो वायरिंग, अभी ये बेसिक सेटअप हो गया, अब ऑटो वायरिंग को सीखने वाले हैं। ऑटो वायरिंग सबसे पहले मैंने सीखा बाय डिफॉल्ट। जैसे आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप चाहे ऑटो वायरिंग लगाए ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर रन करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 बना दी बीन,
जैसे मैंने यहाँ पे बीन 2 बनाई, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो एरर आ चुका है क्योंकि ये दोनों यूजर एक ही नाम के हैं। अगर मैं यूजर 1 कर दूं तब मैं रन करता हूँ। अभी देख सकते हो मैंने रन किया तो कोई भी एरर नहीं है, मतलब एक सेम नेम के नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये आईडी मैच कर रहा है तो फिर मैच ही नहीं कर पाएगा ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, बाई नेम भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाई नेम को देखते हैं, तो बाई नेम क्या करेगा, इसमें ये यूजर है, ये यूजर 1 कौन है वो उसको यहाँ पे दे देगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो यूजर यूजर 1, यहाँ पे ये यूजर मिल रहा था, यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ शुभम, और इसकी आईडी में 2 डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूजर सिर्फ यूज कर दूं और फिर मैं रन करता हूँ, अब देखता है, अभी देख सकते हो ये वाला पहला काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यूज कर दूं और इसको यूजर कर दूं, मतलब इसका नेम यूजर कर दिया क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल बिन में मैंने यूजर यूज किया है ना। तो अब देखते हैं रन करके। अब जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देन यू कैन सी अब शुभम को दे रहा है, समझ में आया ना। नेम क्या करता है, जिसकी आईडी मैच कर जाएगी वो। अब यहाँ पे मैं बाई टाइप करूंगा, तो बाई टाइप देखना क्या करता है। बाई टाइप में क्या करेगा, पहले क्लास को चेक करेगा, क्लास को चेक करने के बाद में फिर देखेगा आईडी कहाँ पे मैच कर रही है, फिर उसको देगा। देखना रन करना, रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या दे रहा है, शुभम दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूं, यूजर 1 कर दिया, कहीं पे भी यूजर नहीं है, फिर कौन सा देगा, ये देगा। देख सकते हो ये वाला देगा। अभी देखते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर आ चुका है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे देख सकते हो मिल नहीं पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा है, इसका इसका नेम नहीं मिल पा रहा है, आईडी। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूजर कर देते हैं तब यहाँ पे एरर क्या होता है, कोई कोई दिक्कत नहीं आती, ये सिंपल क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली, जब बाई टाइप करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बीन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि बाई टाइप करते हैं तो ये सिर्फ एक ही क्लास को ले सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बीन अगर आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपने 2 बीन क्रिएट कर दी। जब आप यहाँ पे 2 बीन क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पे जब जैसे 2 बीन क्रिएट करेंगे, देन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे यूजर 1 कर देते हैं और यहाँ पे आप यूजर कर देते हैं, यूज अस कर दिए, यूजर कहीं पे नहीं है तो एरर देगा क्योंकि आप यहाँ पे 2 बीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विदाउट जो आईडी मैच नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, बाई नेम कर दिया, ध्यान देना, यहाँ पे मैं बाई नेम कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, यूजर कर दिया, तो ये पहली वाली को ले लेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, पहले कर दिया। और यहाँ पे मैंने 2 चीजें क्रिएट की। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजर सिर्फ और सिर्फ यूजर यूएसआर कर रहा हूँ, यूजर नहीं कर रहा हूँ। अब देखना ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आपने कोई यूजर नाम का लिया ही नहीं है। लेकिन सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे किया यूजर, तो अब यहाँ पे मिल जाएगा ये, और सिंपल ऐड कर देगा बाई नेम में। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे बाई टाइप कर दूं, ध्यान से देना, बाई टाइप, अब बताओ क्या एरर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल अब यहाँ पे क्लास को मैच कर रहा है। लेकिन जब आपकी 2 बीन्स हो जाती हैं तो ये मैच करता है कि पहले क्लास मैच किया, फिर उसके बाद देखता है कि नेम कहाँ पे मैच कर रहा है। अब देखना कि ऊपर वाले को उठा लेगा, है। लेकिन अगर आप दोनों को यूजर कर देंगे तब ये कंफ्यूज हो जाएगा। देखना ये एरर देगा। समझ में आ गया होगा, आई होप अभी सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे बाई नेम और नेम, जो कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो ये कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर ऑटो वायर बाय मैचिंग द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर बीन इन द कंटेनर एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्टेड इज जनरली रिकमेंड फॉर द मैंडेटरी डिपेंडेंसीज। आप जैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए तो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कंस्ट्रक्टर से ये ऑटो वायर्ड होना चाहिए। दिस इज इट। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया, इसके ऊपर ऑटो वायर्ड कर दिया, तो ये यहाँ पे ऑटो वायर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल मतलब था। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक बीन है जिसमें ऑटो वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी एक बीन होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक ये मेरे पास बीन है, और इस बीन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑटो वायर इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर कर दूंगा और सिंपल यहाँ पे जाऊंगा। और यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये ऑटो वायर है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको हटा लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक एग्जाम्पल बीन, और इसके अंदर सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूजर, सिंपल यूजर, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूंगा, सिंपल दिस डॉट यूजर इक्वल्स टू यूजर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऑटो वायर लगा दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा पब्लिक, और यहाँ पे EX, सॉरी यहाँ पे इंट EX, ठीक है। तो ये EX कुछ नहीं, एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बना दी। और मैं एक और यहाँ पे क्या करूंगा, एक और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा कर दूंगा, और यहाँ पे इंट एक्स कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट EX कर दिया, ठीक है। मैं ऑटो वायर इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो मैंने ऑटो वायर इस वाली बीन को किया है, तो ये सिंपल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इसको यहाँ पे रन कर देगा। तो चलिए हम रन करके देखते हैं।
तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वाली बीन को यहाँ पे क्या किया है, ऑटो वायर्ड किया है थ्रू द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपकी देख सकते हो यहाँ पे दो बीन्स हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किसके थ्रू सेट हुआ है, ये वाली वैल्यू किसके थ्रू सेट हुई है, इस वाले के थ्रू सेट हुई है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे करने को बताता है। जैसे जब आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं, तब इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया यूजर 1। ठीक है, यूजर 1 कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें अभय कर दिया और यूजर 1 में शुभम कर दिया। ठीक है, शुभम कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे ऑटो वायर्ड तो है उसके अंदर, तो ऑटो वायर्ड वो डायरेक्टली हो जाता था, देख सकते हो। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, तो ये कंस्ट्रक्टर देखो मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करना पड़ा। यहाँ पे क्या बता सकते हो, क्या मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज किया? नहीं किया। यहाँ पे मुझे ये यूज करना पड़ता था ना रेफरेंस के लिए, आपको पता होगा, तब तब हमारी वैल्यू सेट होती। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑटो वायर कंस्ट्रक्टर यूज किया, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है डायरेक्टली ये जाएगा और वहां से सेट कर देगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटर मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जाऊंगा और सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एंड वाइड एंड सेट यूजर इक्वल्स टू दिस डॉट यूजर। ठीक है, जैसे मैंने ये किया, अब इसके अंदर देखो, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, जब रन करूंगा तो देखना ये एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो किया, ये एरर थ्रो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर सेटर के थ्रू किया, देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट नहीं की। इसके अंदर क्या मैंने देख सकते हो, वैल्यू सेट की नहीं सेट की। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे देखते हैं, अब रन करते हैं। अभी जैसे मैं रन करता हूँ, तब देखना क्या एरर देगा। हाँ, एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? वेट अ मिनट, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट के थ्रू किया, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी सेट नहीं की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू यूजर, और सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, सॉरी, रेफरेंस पास करना पड़ेगा ना, तो रेफ इक्वल टू यहाँ पे यूजर पास कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंड देन अब देखना, अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देन देखो यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऑटो ऐड कर देता हूँ, @ऑटो ऐड, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ, सॉरी, इसको लगा रहने दीजिए। और यहाँ पे अब देखना, मैं इसको अगर इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, देन देखते हैं क्या एरर देगा। वेट अ मिनट, वेल यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाई नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं रन करके, यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। ठीक है, तो अभी समझ में आया होगा कैसे कंस्ट्रक्टर, कैसे बाई नेम, और कैसे आपका बाई टाइप समझ में काम कैसे करता है। तो कंस्ट्रक्टर करेंगे तो हम यहाँ पे सेटर का यूज नहीं कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे सेटर का यूज किया। तो बेसिकली जो ऑटो वायर्ड हम तीन टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या फिर हम सेटर मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है। ये सेटर मेथड जो होता है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देता है। तो दिस इज इट गाइस, ये हमारा इस टाइप से कुछ मेथड काम करते थे, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब ऑटो डिटेक्ट बचा है, वो भी यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ऑटो डिटेक्ट क्या करता है, अटेम्प्ट टू ऑटो वायर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, पहले कंस्ट्रक्टर को चेक करेगा, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो यूज टाइप बाई टाइप मेथड यूज करता है। पहले कंस्ट्रक्टर वाला ऑटो वायरिंग करेगा, आपको पता है ना, ऑटो वायर पहले कंस्ट्रक्टर होता है, बाई नेम होता है, बाई टाइप होता है। पहले कंस्ट्रक्टर टाइप चेक करेगा, फिर बाई नेम चेक, बाई टाइप चेक करेगा अगर कंस्ट्रक्टर नहीं हो। ठीक है, तो दिस मोड इज डिप्रिकेटेड एंड शुड बी अवॉइडेड इन द फेवर ऑफ एक्सप्लिसिट ऑटो वायरिंग मोड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट ऑटो वायरिंग मोड होता है, इसको हम बहुत ज्यादा मेजोरिटी केस में अवॉइड करते हैं और इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया। वेल, अब हम यहाँ पे स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करने वाले हैं। किसको स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे स्प्रिंग बूट को। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कह रहा है, स्प्रिंग बूट सपोर्ट वेरियस बिल्ड सिस्टम्स दैट हेल्प मैनेज डिपेंडेंसीज एंड पैकेज एप्लीकेशंस एंड ऑटोमेटिक बिल्ड टास्क। आपको जैसे क्या होता था, जब आप कोई भी जावा का एप्लीकेशन क्रिएट करते थे फॉर द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, किसके लिए? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। फिर आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। वो कौन कौन सी चीजें थी वो भी आपको पता है। आपको डिपेंडेंसी खुद से ऐड करनी पड़ती थी ना, डिपेंडेंसीज आपको ऐड करती पड़ती थी। तो वो सभी चीजें जो है उसके पैकेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो ऐड हो जाएंगे। जो भी बिल्ड टास्क है, आप जैसे हो सकता है स्प्रिंग, आपने कोई स्प्रिंग फ्रेमवर्क से कोई भी एप्लीकेशन बना लिया, उसको बिल्ड करना है, तो वो भी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है हमारा स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पे हमारे पास टू प्राइमरी बिल्ड सिस्टम जो यूज किए जाते हैं, जो मेथड यूज किए जाते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के हैं।
जिसमें मावन है और हमारा ग्रेडल है। तो चलिए मावन और ग्रेडल को भी देख लेते हैं। तो मावन क्या कहता है, मावन इज अ वाइडली यूज्ड बिल्ड ऑटोमेशन टूल फॉर द प्राइमरीली यूज फॉर द जावा प्रोजेक्ट। ये जावा प्रोजेक्ट के लिए मावन को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वाइडली यूज है कह रहा है, ठीक है। और वहीं पे बात कर रहा है, कह रहा है कि ये इट मैनेज द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज and build artifacts and execute the various life cycle phases like compile, test, fake package और install जैसी ये सभी चीजें यहाँ पे ये मैनेज करता है। तो सिंपल है मावन। तो चलिए ग्रेडल को भी देख लेते हैं। ग्रेडल क्या है, एक मॉडर्न बिल्ड ऑटोमेशन टूल है दैट कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आंट एंड विद द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एंड कन्वेंशन ऑफ द मावन। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक मॉडर्न बिल्ड ऑटोमेशन है जो फ्लेक्सिबिलिटी है आंट की विद द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, और यहीं पे कह रहा है इट इज द रूबी बेस्ड डीएसएल डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। बेसिकली ये कॉटलिन फॉर द कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड। जब आप कॉटलिन यूज कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में हम यहाँ पे ग्रेडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैं चीजें बताना चाहता था। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मेरे पास कितने मेथड्स हैं स्प्रिंग बूट को यूज करने के लिए, 2, मार्विन और या ग्रेडल। तो हम यहाँ पे मार्विन को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे दूं। तो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, अगर चूज बिटवीन मार्विन और ग्रेडल आप कौन सा चूज करेंगे, तो देख सकते हो मार्विन क्या है, वाइडली अडॉप्टेड इन द जावा इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। वहीं पे एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन माइट बी फैमिलियर टू मेनी जावा डेवलपर्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन जो pom.xml होता है वो ज्यादा फैमिलियर होता है इसमें। वहीं पे ग्रेडल की बात करूं तो ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसाइज सिंटैक्स विद द ग्रूवी एंड कॉटलिन डीएसएल। जब कॉटलिन डीएसएल या ग्रूवी का यूज करते हैं तो ये कंसाइज सिंटैक्स और फ्लेक्सिबल ज्यादा रहता है एंड सपोर्ट्स इंक्रीमेंटल बिट्स एंड द पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क। वहीं पे प्रेफर्ड फॉर द इट्स रीडेबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस एंड स्पेशली फॉर द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड वेयर द कॉटलिन इज प्रेफर्ड। जहां पे हमें कॉटलिन को प्रेफर किया जाएगा वहां पे हम ग्रेडल का मोस्ट ऑफ द केस में यूज करेंगे। बट जावा है और जहां पे आपको एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना है एंड देन यू विल बी प्रेफर मार्विन। ओके दैट्स इट, दिस इज इट गाइस। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्प्रिंग बूट का कैसे कोड स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर होने वाला है वो कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नेम होगा, ये आपका क्या होगा, जो आप एप्लीकेशन का नेम रखेंगे उसके अंदर आपको एक एसआरसी फाइल फोल्डर मिल जाएगा। कौन सा फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे एक एसआरसी फोल्डर मिलेगा और वहीं पे आपको यहाँ पे देख सकते हो एक फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा pom.xml। क्या मिलेगी, कौन कौन सी चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको देख सकते हो, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे एसआरसी मिल जाएगा ये, और उसी के साथ में आपको यहाँ पे pom.xml मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अभी क्लियर है कि यहाँ पे दो चीजें, एसआरसी भी मिल जाएगा और उसके साथ में pom.xml मिल जाएगा। और यहाँ पे वेट अ मिनट, और उसके अंदर एसआरसी जो है उसके अंदर क्या क्या होगा, मेन फाइल होगी और उसके साथ में हमारे पास एक टेस्ट होगा। कितने, 2 फोल्डर्स होंगे, एक तो हमारा मेन होगा एंड दूसरा कौन सा होगा, टेस्ट। जैसा हमारा स्प्रिंग का होता था फ्रेमवर्क एज इट इज, ऐसे ही मेन होगा टेस्ट होगा। जो मेन में फाइल होंगी एज इट इज टेस्ट में होंगी, देख सकते हो जो हमारी मेन फाइल के अंदर जो भी फाइल्स होंगी ये देख सकते हो वही एज इट इज इसके अंदर होंगी। ये टेस्टिंग के लिए मोस्ट ऑफ द केस में हम यूज करते हैं और ये हमारा मेन फाइल होता है जो कि हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो इसके अंदर आपका एक जावा पैकेज हो सकता है, उसके अंदर com.example, जरूरी नहीं जावा हो, आप यहाँ पे सिर्फ com.example कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो com.example, उसके बाद में एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कितनी भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स का मतलब यहाँ पे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML, जावा, HTML और XML जैसी फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे स्टैटिक में क्या करेंगे, स्टैटिक में आप यहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी फाइल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे सिस्टम होता है। जैसे एक वेब ऐप यहाँ पे जो है इसको आप छोड़ सके, इसका तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बनता है जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जो यहाँ पे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इसमें जो है वो हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें एसआरसी के अंदर मेन है, फिर जावा है। ये क्या करता है, ये कंटेन करता है जावा की सोर्स कोड ऑफ द एप्लीकेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो जावा होता है यहाँ पे हम सभी जावा के क्लासेस लिखेंगे, ठीक है। वहीं पे मैं बताऊँ com.example.myapplication, देख सकते हो यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी com.example.myapplication, और इसके अंदर जो यहाँ पे है फाइल ये देख सकते हो, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, application.java होती है फाइल, यहाँ पे देख सकते हो। रूट पैकेज होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूट पैकेज बोलते हैं। ये रिप्लेस किया जाता है
रिप्लेस कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट माई एप्लीकेशन विद योर एक्चुअल पैकेज नेम। मतलब आपका जो पैकेज नेम होगा, जैसे आपका अगर हो सकता है ओआरजी डॉट एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क देखेंगे तो उसमें ओआरजी डॉट एग्जाम्पल लिख रहे थे, तो आप अगर यहाँ पे एबीसी डॉट एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिंपल है। तो और जो आपका यहाँ पे फाइल आपका सॉरी प्रोजेक्ट का नेम होगा, और माई एप्लीकेशन डॉट जावा ये कौन सी फाइल होती है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी फाइल होगी, जिसके अंदर एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन होगा। ये हमारा इनोटेशन होता है, ये क्या करता है, विच सर्व एज अ एंट्री पॉइंट टू द एप्लीकेशन। ये क्या करता है, एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है। अब कंट्रोलर देख लेते हैं। कंट्रोलर के अंदर पैकेज स्प्रिंग एमवीसी कंट्रोलर, हमारा देख सकते हो मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर्स हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी एमवीसी की। और यहाँ पे सर्विस देख सकते हो, सर्विस क्या, सर्विस जो है उसके अंदर पैकेज फॉर द सर्विस क्लासेस एंड कंटेनिंग बिजनेस लॉजिक। यहाँ पे जो बिजनेस का लॉजिक होगा वो हम यहाँ पे सर्विसेज के अंदर डालने वाले हैं। तो जो भी आप यहाँ पे जो आप यहाँ पे क्लासेस को ऐड करते थे और बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे होती थी, काम होता था, वो सर्विसेज के अंदर करते थे, वो अभी हम आगे देख लेंगे। ठीक है। वहीं पे मॉडल की बात करूँ तो मॉडल क्या होता था, पैकेजेस फॉर द पोजो क्लासेस एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंटिटीज। आपको पता होगा, जैसे मैंने एक यूजर बना लिया, ऐसे आपने एक एग्जांपल बीन बना ली, जो बेसिकली बीन्स होती थी वही हमारी मॉडल्स यहाँ पे होंगी। रिसोर्सेज के अंदर आप यहाँ पे कंटेनिंग नॉन जावा रिसोर्सेज, आपकी जो जावा की फाइल्स नहीं होंगी वो सभी यहाँ पे होंगी, जैसे आपकी एक्सएमएल की फाइल, जैसे आपके यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल, जैसे आपकी सीएसएस की फाइल, हो सकता है इमेज हो सकता है जावा स्क्रिप्ट हो, तो ये सभी चीजें यहाँ पे होंगी। एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, ये क्या होगा, देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द फाइल फॉर, देख सकते हो एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल फॉर द वाईएमएल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप वाईएमएल का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को हम इसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं पे स्टैटिक क्या होता था, स्टैटिक आप जब ऊपर देखेंगे तो स्टैटिक देख सकते हो डायरेक्टरी फॉर द स्टैटिक एसेट्स, जिसके अंदर सीएसएस जावास्क्रिप्ट इमेज जैसी फाइल्स यहाँ पे आती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर हम ये सभी चीजें लिखते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर हम एचटीएमएल फाइल्स की जैसी चीजें लिखेंगे, जिसमें एमवीसी थीम लीफ और फ्री मेकर जैसी फाइल्स जो होती हैं वो हम लिखेंगे। एंड एसआरसी टेस्ट जावा ये क्या करता है, कंटेन टेस्ट कोड, जो कि मिरर होता है पैकेज स्ट्रक्चरिंग का, एंड पैकेज फॉर द कंट्रोलिंग यूनिट टेस्ट एंड पैकेज फॉर द सर्विस यूनिट टेस्ट। ये टेस्टिंग के लिए बेसिकली ये वाला बिल्कुल पैकेज कॉपी किया जाता है ऊपर से, और वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो ये आपको देखना था। pom.xml क्या होता था, ये मार्विन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ये ऑटोमेटिक बिल्ड होती है मार्विन के थ्रू, और ये डिपेंडेंसीज जैसे हैं, प्लगइन्स हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग है, जो कि मैंने अभी आपको वहां पे दिखाई थी, वो सभी चीजें यहाँ पे होती हैं। ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सभी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे यहाँ पे हम अपना कोड का स्ट्रक्चर देखते हैं। सो दिस इज इट गाइस। वेल, अब मैं यहाँ पे लॉगर को डिस्कस करूंगा। तो लॉगर क्या होता है वो देखते हैं। लॉग, यहाँ पे देख सकते हो, लॉगिंग इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। एक एस्पेक्ट होता है, या कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी एप्लीकेशन होती है, लॉगर। ठीक है। तो लॉगर क्या कहता है, स्प्रिंग बूट सपोर्ट लॉगिंग थ्रू द वेरियस लॉगिंग फ्रेमवर्क। इसके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। सो विद द SLF4Z, ये क्या होता है, सिंपल लॉगिंग फास्केड और द जावा। ठीक है। एंड लॉग बैक विविंग द डिफॉल्ट चॉइस, ये SLF4J क्या है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। इज एन abstraction ऑफ द वेरियस लॉगिंग फ्रेमवर्क। एक वेरियस लॉगिंग फ्रेमवर्क जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि java.util.logging, logback, log4j, allowing for the end user to plugging in the desired logging framework at the development time। ठीक है, समझ में आ गया होगा। F4J क्या है, ये हमारा फ्रेमवर्क होता है जो कि लॉगिंग जो हमारी क्लासेस होती हैं उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यू लॉगिंग स्टेटमेंट्स इन योर क्लास टू आउटपुट मैसेज एट द डिफरेंट लेवल्स, एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल। सो कौन कौन से, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंपोर्ट्स कर ली जो भी हमारे पैकेजेस थे। यहाँ पे एट द रेट मैंने बताया था सर्विस, आप यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का लॉजिक होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मेन कह सकते हो जो लॉजिक होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, या कह सकते हो जो मेथड्स बनाते हैं वो हम यहाँ पे जैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका देखो, एक मैंने लॉगर क्रिएट कर लिया, लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर। यहाँ पे आपने वो सर्विस की क्लास ले ली जहाँ पे आपको यहाँ पे काम करना था। ठीक है। तो यहाँ पे आपने माई सर्विस को ले लिया, ये वाली क्लास को। ठीक है। फिर क्या किया आपने, पब्लिक डू समथिंग हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे पब्लिक को ट्रेस कर रहे होंगे, लॉग के लिए डिबग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए, वार्निंग के लिए, एरर के लिए। ठीक है। तो ये सभी हम यहाँ पे टाइप्स के मैसेज को शो कराने के लिए क्या करते हैं, लॉगिंग का यूज करते हैं। तो ये ज्यादा कुछ हार्ड था नहीं, तो मैंने इसमें टाइम ले लिया, जिससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाए और अच्छे से आप जो काम करना है वो आप कर पाए। ओके। सो दिस इज इट गाइस, और बस इतना ही। एंड इस लॉगर में। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब हम यहाँ पे बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखने वाले हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में भी पूछ दिया जाए, सो दैट यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज विद द स्प्रिंग बूट इन्वॉल्विंग द सेवरल steps, जैसे हमारे पास इंक्लूडिंग सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग कंट्रोलर्स, डिफाइनिंग द एंड पॉइंट्स एंड हैंडलिंग द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्सेस। सो these are the things we have to manage when we making the project with the help of the spring boot। okay, तो यहाँ पे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट को कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, कैसे एंड पॉइंट्स हिट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, देख सकते हो हियर इज द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्ड रेस्टफुल वेब सर्विसेज इन द बूट। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको पता ही है कैसे करते हैं। आप सिंपल जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, इंटेलिजे में गए, आप कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट चूज कर सकते थे, उसके अंदर जाएंगे माविन में, माविन में जाने के बाद में सॉरी कहाँ पे जाएंगे, यस यहाँ पे जाएंगे स्प्रिंग बूट, सॉरी स्प्रिंग बूट में जाएंगे, स्प्रिंग बूट के बाद माविन में जाएंगे, माविन को सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्प्रिंग डेव टूल को आपको यहाँ पे ये लाइब्रेरी पैकेज को ऐड करना होता है, सिंपल आपको प्रोजेक्ट पे क्रिएट कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। चाहे आप यहाँ पे देखो बता रहे हैं माविन से कर सकते हैं, ग्रेडर से, लेकिन मैंने यहाँ पे माविन से बताया, मैं यहाँ पे माविन से ही बनाऊंगा। ठीक है, ये रूबी और जब आप कॉटलिन यूज कर रहे होते हैं वहां पे हम ग्रेडल का ज्यादा यूज करते हैं। सो क्रिएट द मेन एप्लीकेशन क्लास, आपको क्या करना है, फिर मेन फाइल को यहाँ पे आपको पता ही होगी मेन फाइल क्या होती है, वो आपको क्या करनी है, ढूंढनी है। दिस विल बूट स्ट्रैप योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, मतलब जो आपका डिफॉल्ट बूट होता है वो इसके अंदर होता है। और यहाँ पे देख सकते हो वो हमारी फाइल कुछ इस टाइप से दिखेगी, जिसके अंदर पैकेज होगा, और यहाँ पे देख सकते हो आपके सबसे ऊपर लिखा होगा एनोटेशन @spring boot application, क्या लिखा होगा, @spring boot application। फिर उसके अंदर यहाँ पे आपका डेमो, जो आपके पैकेज जो यहाँ पे आपकी क्लास का नेम है जावा का, वो आपका यहाँ पे क्लास का नेम होगा, और उसके अंदर आपका मेन मेथड होगा, इसके अंदर होगा स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन और डेमो एप्लीकेशन डॉट क्लास एंड आर्ट्स यहाँ पे होगा। ये आपका ड्राइवर कोड होगा, इसको क्या बोलेंगे, ड्राइवर कोड होगा, यहीं से आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बेसिक जो हमारा स्टेप 2 था वो कंप्लीट कर लिया। एंड थर्ड हमारा क्या होगा, आपको एक यूजर कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, इस कंट्रोलर के अंदर ही हमारे क्या होंगे, एंड पॉइंट्स होंगे। एंड पॉइंट्स का मतलब क्या है कि हम यहाँ से अपना वेब फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। तो देख सकते हो क्रिएट अ कंट्रोलर टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए वी यूज द क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के अंदर देख सकते हो हमारे पास @REST कंट्रोलर होगा, यहाँ पे हमने जितने भी पैकेजेस थे वो ऐड किए हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। @REST कंट्रोलर एंड रिक्वेस्ट मैपिंग, तो ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको यहाँ पे देखना है जो आपकी फाइल थी वो आपका यूजर कंट्रोलर मिल जाएगा पब्लिक क्लास के साथ में। इसके अंदर मैंने एक यूजर क्रिएट कर लिया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर का रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, गेट मैपिंग कर दिया। क्या किया, गेट मैपिंग। गेट मैपिंग का मतलब होता है आपने गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दी, और यहाँ पे जितना भी यूजर का रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सिंपल आप रिटर्न कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो क्या है, जब आपने देखा होगा कि आप जैसे किसी का सर्च किए होंगे abc.com, और उसके बाद में आप यूजर्स, ये आप यूआरएल हिट करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, जितने भी यूजर्स होते हैं वो शो करने लगते हैं। तो उसके पीछे यही काम है, आपके यहाँ पे डोमेन का नेम होगा, उसके बाद में आपने यहाँ पे स्लैश यूजर्स डाल दिया, तो वो आपको डोमेन के बाद में जो स्लैश यूजर है ना, वही यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मैपिंग कर रहा है। आप यहाँ पे जैसे ही ये रिक्वेस्ट करेंगे यूजर्स को, तो ये गेट मैपिंग है ना, तो ये सिंपल गेट कर देगा। क्या गेट कर देगा, जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा ये रिटर्न कर देगा, और आपको स्क्रीन पे जो है, आपकी वेब स्क्रीन पे वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। वो कैसे होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी, मैं यहाँ पे 1 by 1 सब चीज करने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हो उसको ये वाला जो मेथड था, ये क्या करता है आपका, यहाँ पे देख सकते हो यूजर कंट्रोल था, ये आपको रिजल्ट गेट करके देता, कि जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे गेट हो जाता। एंड देख सकते हो यहाँ पे अगर किसी ने गेट मैपिंग आईडी किया, अगर किसी ने आईडी किया है तो अगर आईडी डाल देगा तो उसका क्या होगा, उसका पर्टिकुलर देख सकते हो जो आपका यहाँ पे यूजर है उसकी पर्टिकुलर आईडी को सर्च करेगा, और उसको पहले आईडी को सर्च किया, फिर मैंने देखो स्ट्रीम मैंने पढ़ाया था 4th यूनिट में, तो मैंने यहाँ पे सॉरी 3rd यूनिट में वो मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट फाइंड फर्स्ट पहला एलिमेंट। जैसे हो सकता है उस आईडी की पहली बात आईडी यूनिक ही होगी, फिर उस आईडी में हो सकता है डुप्लीकेट हो जाए, तो उसकी पहली आईडी को सर्च करेगा, अगर वो नल नहीं है देन उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्ट्रिंग को यूज किया था। और पोस्ट मैपिंग क्या है, यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट मैपिंग है, तो ये पोस्ट मैपिंग क्या करेगा, क्रिएट करेगा यूजर को, और उसके बाद में रिक्वेस्ट बॉडी करेगा यूजर की,
एंड यहाँ पे यूजर में देख सकते हो रिक्वेस्ट बॉडी एंड यूजर यूजर, ठीक है। तो यूजर डॉट एड यूजर, यहाँ पे ये वाला जो मेथड है ये क्या करेगा, मेथड ये किस लिए है, ये हमारे यूजर को ऐड करने के लिए है। ये किस लिए है, यूजर को ऐड करने के लिए है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आप जब यहाँ पे कुछ चीज ऐड कर रहा होगा तो वो आपको रिक्वेस्ट करेगा ना, तो यहाँ पे इसलिए रिक्वेस्ट लिखा है। और वहीं पे जब गेट, यहाँ पे देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे गेट मैपिंग किया था, वेट अ मिनट, हाँ, गेट ऑल यूजर्स, यहाँ पे ऑल यूजर्स पे कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की थी, वहां पे रिकॉर्ड को शो करा रहे थे, इसीलिए मैंने वहां पे कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे पुट मैपिंग, अगर किसी ने आईडी किया देखो, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप गेट का यूज कर रहे हैं, गेट मैपिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं, मतलब आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, आपको रिटर्न कर रहे हैं। अगर पोस्ट है तो पोस्ट मैपिंग का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और अगर आप पुट मैपिंग करते हैं तो पुट मैपिंग का मतलब है आप रिकॉर्ड को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। देखो मैंने वो आईडी ले ली, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने किया, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने किया, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद में मैंने यूजर डाल दिया, यूजर के बाद मैंने वन डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वन वाली जो आईडी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो पाथ वेरिएबल ले लिया, पाथ वेरिएबल कौन सा होगा, इंट आईडी, एंड रिक्वेस्ट बॉडी, जो आपकी बॉडी को रिक्वेस्ट करेगा, जो डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वो डेटा आ गया तो यूजर डॉट यूजर, और जितना भी यूजर्स होंगे वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, जो आपके जितने भी यूजर्स थे। फिर मैंने उनको क्या किया, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख सकते हो, फिर मैं क्या करूंगा, जो यूजर है, यूजर डॉट गेट आईडी किया, उस आईडी को हम मैच करेंगे इस आईडी से। अगर वो मैच कर गया तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट सेट नेम, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपडेटेड यूजर है, जो अपडेटेड यूजर का नेम है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर देंगे, और सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे कैसे अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखने वाली जो चीज है, देखो जैसे ही क्या करेगा, मैंने बताया कि जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, लोकल होस्ट यूजर्स, और यहाँ पे वन करेगा, तुरंत ही ये आ जाएगा मेथड। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ये क्या करेगा, अपडेट करेगा यूजर। और अपडेट कैसे करेगा, यहाँ पे पाथ वेरिएबल इंट आईडी ले लेगा, एंड एट द रेट रिक्वेस्ट, यहाँ पे अपडेट यूजर आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एक एरे क्रिएट किया था उसका नाम यूजर था, तो यूजर, सॉरी यूजर्स था, यूजर्स में से मैंने जितने भी यूजर थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए, और यूजर की जो आईडी है उसको मैच कर रहा हूँ इस आईडी से। अगर वो मिल गया, मतलब वही आईडी मिल गई, तो मुझे उसी का तो यहाँ पे नेम चेंज करना है, तो मैं यूजर डॉट सेट नेम, और यहाँ पे अपडेट डॉट यूजर गेट नेम, जो आपको यहाँ पे नेम मिला है उसको मैंने गेट किया, फिर जो नेम मिल गया फिर उसको यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, फिर उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर वो नेम, सपोज जो आईडी आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो वो है ही नहीं, तो हम रिटर्न कर देंगे ना, सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने अभी सीखा कि कैसे आप क्रिएट करेंगे, कैसे आप गेट करेंगे ऑल रिकॉर्ड, और कैसे आप गेट करेंगे सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है, और फिर आप कैसे अपडेट करेंगे उसी रिकॉर्ड को। अब हमारा मेन मेथड जो है, आप यहाँ पे डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट कैसे करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे डिलीट मैपिंग का यूज करेंगे, और डिलीट यूजर एंड पाथ वेरिएबल इंट आईडी, और यहाँ पे देख सकते हो यूजर रिमूवल, रिमूव एंड रिमूव इफ, यहाँ पे देख सकते हो रिमूव इफ, यहाँ का रिमूव इफ का यूज करेंगे। अगर ये यूजर यहाँ पे मिल जाता है, अगर मिल जाएगा तो हम उसको सिंपल रिमूव कर देंगे, और उसकी आईडी को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। और जब यहाँ पे ये हमारा था कंट्रोलर, ये आपका था क्या, कंट्रोलर, यहाँ पे मैंने सभी एंड पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हो अब क्या करने वाले, फोर्थ नंबर पे क्रिएट अ यूजर मॉडल। अब हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो ये कैसे होगा, डिफाइन अ यूजर मॉडल क्लास टू रिप्रेजेंट यूजर डेटा। यहाँ पे यूजर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूजर मॉडल करेंगे। तो यूजर मॉडल जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, आपने देखा होगा एरे, एरे लिस्ट, उसके अंदर मैंने यूजर को पास किया था। जो यूजर है उसके अंदर क्या क्या था, आईडी था, नेम था। तो आईडी और नेम का यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना लिया, जिसका कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल दोगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया जिसका नाम आईडी है और स्ट्रिंग नेम है, जो कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट कर दिया। और यहाँ पे इंट गेट, गेट आईडी भी कर दिया, सेट आईडी भी कर दिया, गेट नेम भी कर दिया, सेट नेम कर दिया। मतलब कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिए, गेटर भी बना लिए, और सेटर भी बना लिए, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद में ये हमारी यूजर डॉट जावा हो जाएगी। और उसके बाद हम एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो कैसे करेंगे, रन द डेमो एप्लीकेशन डॉट क्लास, योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विल स्टार्ट एंड एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर। यहाँ पे टॉमकेट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, और उसी से ये क्या होगा, आपका स्प्रिंग बूट यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड टेस्ट द रेस्टफुल एपीआई। अगर आपको टेस्ट करना है तो कुछ इस टाइप से टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सभी रिकॉर्ड्स चाहिए
तो देखो आपको अगर टेस्ट करना है तो आपको टेस्ट कैसे करना पड़ेगा, आपको पोस्टमैन या फिर कर्ल पे जाना पड़ेगा। टूल्स ये यूज कर सकते हो इनको हिट करने के लिए एंड पॉइंट्स को। तो अगर आप ये वाला यूआरएल लाते हैं तो आपको सभी यूजर्स के रिकॉर्ड मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल डालते हैं तो आपको एक यूजर का रिकॉर्ड मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, देख सकते हो HTTP लोकल होस्ट यूजर्स करते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हो और वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे देख सकते हो मैंने यहाँ पे बॉडी इसको टू, यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉडी आईडी इक्वल्स टू 1 और उसके साथ में यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो नेम इक्वल्स टू जॉन डो कर दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट का मतलब अपडेट करने के लिए, सपोज मैं पहला रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बॉडी में नेम इक्वल्स टू ये डाल दूंगा। अगर आपको पूरा डिलीट करना है तो आपको डिलीट, ये आपको एंड पॉइंट हिट करोगे तो पोस्टमैन में, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो पोस्टमैन यहाँ पे सिंपल क्या करता है, वही यूआरएल लेता है, उसको यूआरएल को हिट करता है लोकली और उसको आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कराता है। ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट है हमारे कि कैसे आप कोई भी रेस्टफुल, हमारा ये जो कैसे आप रेस्टफुल वेब सर्विस का प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये आपको अगर एग्जाम में आएगा तो वो आपको लिख के आना है। ये थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, इसको थोड़ा सा जो आपका मना है वो शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपका ये प्रोजेक्ट है कुछ इसी टाइप से क्रिएट होगा तो मैं इसमें शॉर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे पाथ वेरिएबल्स को देखने वाले हैं कि पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किए थे। मैंने बताया नहीं था कि ये पाथ वेरिएबल क्या होते हैं। पाथ वेरिएबल कुछ नहीं होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, जो मैंने पाथ दिया है, जैसे मैंने यूआरएल हिट करता हूँ, जैसे मैंने यूआरएल ऐड किया लोकल होस्ट, फिर मैंने क्या किया था एचटीएफटी पोर्ट, फिर मैंने स्लैश किया यूजर और फिर मैंने डाल दिया 1। जो 1 है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे रिक्वेस्ट आईडी यहाँ पे काम करती है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका पर्पज बताऊं तो एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल पाथ, और वहीं पे ये यूजर्स इसके क्या होते हैं, व्हेन वैल्यू आर द पार्ट ऑफ द यूआरएल, जब कोई भी वैल्यू हमारी पार्ट ऑफ यूआरएल की होती है तब हम यूज करते हैं। फॉर यूआरएल जैसे यूजर 1 है तो ये 1 क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, जैसे गेट मैपिंग आईडी, तो यहाँ से आईडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, इंट यूजर आईडी, मतलब यहाँ पे देख सकते हो यूजर आईडी उसका नाम रख दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यूजर आईडी रखूंगा तो वहां पे जो आईडी है वो यहाँ पे, जैसे ये 1 था वो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। तो जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, जैसे जब आप यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट या फिर यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये जो यहाँ पे 1 था वो ये 1 वहां पे जा रहा था, वहां से अंदर एक्सेस कर रहे थे। जो 1 वाला रिकॉर्ड होता था वो इंटरनली एक्सेस करते थे, फिर उसका नेम लेते थे, नेम को इस वाले नेम से सेट कर दे रहे थे, अपडेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे डिलीट में क्या करते थे, 1 वाले रिकॉर्ड को लेते थे, उसको वहां से हटा देते थे, रिमूव करते थे, उसका मतलब वो डिलीट हो गया। तो वो किसकी हेल्प से कर रहे थे, इस वाले पाथ वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें पाथ वेरिएबल का यूज करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब रिक्वेस्ट पैरम्स की बात करता हूँ। तो रिक्वेस्ट पैरम्स की बात करी जाए तो रिक्वेस्ट पैरम्स क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट क्वेरी पैरामीटर्स फ्रॉम द यूआरएल्स। अब यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स आप यहाँ पे यूआरएल से पास कर सकते हो, वो मैं भी आपको जैसे बता देता हूँ। देखा कभी कभी ऐसा देखा होगा यूआरएल @user एंड क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद में पेज 2 एंड साइज 10, एक्सट्रैक्ट पेज 2 एंड साइज। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मैंने क्या किया, पेज 2 एंड साइज 10, देख सकते हो। रिक्वेस्ट पैरामीटर पेज जो कि हमारा पेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर साइज जो कि हमारा साइज आ जाएगा, दोनों चीजें यहाँ से आ गई। अब मैं यहाँ पे दोनों चीजें प्रिंट कर सकता हूँ। तो व्हेन वैल्यू आर पास्ड एज अ क्वेरी पैरामीटर, जब क्वेरी पैरामीटर से पास की जाती है तो ये बेसिकली जब हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पे यूज होता है। जब आप कोई भी गूगल पे मोस्ट ऑफ चीजें सर्च करते हैं तो इसी चीज का यहाँ पे यूज करता है। ठीक है, तो अगर आप अगर दोनों का यूज एक साथ में करना चाहते हैं तो इसका देख सकते हो, पर्पज कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम बोथ पाथ एंड क्वेरी पैरामीटर्स। आप एक ही साथ में क्या कर सकते हैं, दोनों चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केस में जब आप कोई भी ऑर्डर को डिलीवर करते हैं वहां पे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आईडी है, ऑर्डर है, तो आप आईडी यहाँ से पाथ वेरिएबल से एक्सेस कर लिया। एंड रिक्वेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पेज है देख सकते हो, पाथ वेरिएबल यहाँ से आईडी में एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो पेज है और उसके साथ में ये साइज भी, मतलब उसके पेज का पेज भी ले रहा है, उसके साइज भी ले रहा है। तो वो कैसे ले रहा है, वो आपका क्वेरी पैरामीटर से ले रहा है और ये पाथ वेरिएबल से ले रहा है। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया। और यहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट बॉडी के बारे में बताया ही था कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी कर रहे हैं देख सकते हो, ये जो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पे जो डेटा ये बॉडी के अंदर आपने आईडी और साथ में आपने क्या डाला है, दो चीजें, नेम उधर वाले पेज पे लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, नेम यहाँ पे आप जैसे जॉन डो कर दिए। ठीक है, तो ये जो है ये बॉडी एज अ रिक्वेस्ट बॉडी में पास होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा जो एंड पॉइंट्स है उनको भी देख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे गेट एपीआई एंड पॉइंट को पहले बता चुका है, ये रिट्रीव करता है रिसोर्सेज, जैसे फेच करता है यूजर्स की डिटेल। यहाँ पे पाथ वेरिएबल आईडी डाल दिया, इंट यूजर आईडी। तो जब आप आईडी डालेंगे उसका क्या करेगा, फाइंड यूजर बाय आईडी, और ये उस यूजर की आईडी को यहाँ पे क्या करेगा, गेट करेगा,
गेट कर देगा, ठीक है। और यहीं पे क्या करेगा, ये पोस्ट एपीआई क्या करता है, ये न्यू रिसोर्सेज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, या यूजर को ऐड करने के लिए। जैसे मेरे पास एक यूजर है और उसको अगर मुझे क्या करना है, सेव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेव यूजर एंड यूजर कर देंगे। तो या इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मैपिंग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको गेट मैपिंग करना पड़ेगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। पुट मैपिंग का यूज पुट मैपिंग का यूज हम अपडेट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि देख सकते हो पाथ वेरिएबल इंटर यूजर, और यहाँ पे यूजर की डिटेल्स आ रही हैं। हम सिंपल क्या करेंगे, पहले उसको अपडेट कर देंगे यहाँ से, इस मेथड से, ठीक है। तो इस हिसाब से भी कर सकते थे। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिलीट करने के लिए डिलीट रिसोर्सेज एंड रिमूव यूजर। और यहाँ पे आपको उस एंटिटी का नाम भी यहाँ पे दे दिया जाएगा रिटर्न करके, रिस्पॉन्स एंटिटी नो कंटेंट एंड बिल्ड, यहाँ पे पास कर दिया, जो कि ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ सकते हो, इसको ध्यान देने की बात नहीं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आईडी एक्सेस किया, आईडी को एक्सेस करने के बाद उसी आईडी से यहाँ पे उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, दिस इज इट गाइस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं। एक और हमारे पास मेथड है, यहाँ पे अब थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है। तो रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन द रेस्टफुल वेब सर्विसेज। मैंने बताया था, जो रेस्ट कंट्रोलर होता है वो आपका क्या करता है, वेब सर्विसेज को यूज करने के लिए। जैसे एट द रेट यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन लगी है, तो इसका मतलब है ये रेस्ट कंट्रोलर है, ये एंड पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए मोस्ट ऑफ द केस में यूज किया जाता है। देख सकते हो ये एंड पॉइंट्स, ये यूआरएल कह सकते हो डिफाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एट द रेट ऑटो वाइड के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया है, जो कि आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग की बात करें, तो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, मैप्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू हैंडल मेथड्स एंड मैप्स बेस यूआरएल ऑल एंड पॉइंट्स। देख सकते हो ये हमारा सभी डेटा को गेट कर रहा है, मतलब सभी रिकॉर्ड दे रहा है। ये हमारा आईडी के थ्रू डेटा को रिटर्न कर रहा है, और ये पोस्ट मैपिंग के थ्रू ये क्या कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे यूजर का रिकॉर्ड दे रहा है और यहाँ पे सेव कर दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, पुट मैपिंग के थ्रू यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा है, यूजर की आईडी को सेट कर रहा है, सेट करने के बाद इसको सेव करके रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डिलीट करने के लिए ये हमारी क्या होती है, रिक्वेस्ट मैपिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं। जो हमारी मैंने जो रिक्वेस्ट की हैं, जैसे पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग और पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, तो ये हमारी रिक्वेस्ट मैपिंग होती है, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है आपको पता ही है, जो आप यहाँ पे बॉडी के अंदर डालते हैं, जैसे आईडी इक्वल्स टू दिस एंड नेम इक्वल्स टू दिस, जो यहाँ पे आप बॉडी क्रिएट करते थे ना। आपने पोस्टमैन में आपने देखी होगी, जिन्होंने मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा, लॉन्ग लेक्चर्स, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे पोस्ट मैपिंग यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो यूजर का रिकॉर्ड होगा जो आप यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो हमारे बेसिक पॉइंट्स थे, ये मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो ये इस चीज को मैंने थोड़ा जल्दी समझाया, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहुत लेंथी वीडियोस बन चुके थे, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कैसे आप कोई वेब एप्लीकेशन में, तो कैसे आप कोई वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द स्क्रीन, तो उसको देखते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करना है थ्रू तीन आपको यहाँ पे चीजें डालनी पड़ेंगी, तीन डिपेंडेंसीज। और यहाँ पे मॉडल क्लास, यहाँ पे डिफाइन एंटिटी डाल देना है, तो यहाँ पे एंटिटी क्रिएट कर लोगे। और यहाँ पे एंटिटी देख सकते हो मेरे पास कौन कौन सी है, यहाँ पे यूजर के अंदर यहाँ पे एट द रेट आईडी जनरेट। आपको यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट देखना है कि आप कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं है कैसे काम कर रहा है। रिपोजिटरी इंटरफेस की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो रिपोजिटरी यहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे थर्ड नंबर जो आपका है, यहाँ पे फोर्थ नंबर, यहाँ पे 5 नंबर लिख गया है गलती से, आपको यहाँ पे 4 नंबर समझना है, ठीक है। हैंडल बिजनेस लॉजिक, यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक को हैंडल कर रहे हैं, देख सकते हो ऑल यूजर्स को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे इसके थ्रू, कोई आईडी के थ्रू करना है तो कुछ इस टाइप से करेंगे, किसी यूजर को सेव करना है तो कुछ हिसाब से, और किसी यूजर को डिलीट करना है तो कुछ इस हिसाब से। तो ये आपको कोड में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और मैं आपको यही बताऊंगा, बस आपको ओवर ऊपर से समझ लेना है, और इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क को समझना चाहेंगे तो आप एक 6 मंथ लगा देंगे, तब जाके आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब अगर मैं कंट्रोलर क्लास की बताऊं, फिफ्थ पॉइंट्स ये है हैंडल वेब रिक्वेस्ट, जिसके अंदर यहाँ पे कंट्रोलर होगा, रिक्वेस्ट मैपिंग जो कि आपको पता ही है, कंट्रोलर को क्रिएट करने के लिए आपको कंट्रोलर का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे यूज कंट्रोलर एंड ऑटो वायर्ड, यहाँ पे आपने क्या किया, जो यूजर सर्विस आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो आपने यहाँ पे यूजर सर्विस क्रिएट किया था, ये जो सर्विस सर्विस क्या होता है, बिजनेस लॉजिक क्रिएट करने के लिए होता है। इसके आपने क्या किया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, गेट मैपिंग का यूज किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया है, ऑटोमेटिक या ऑटो वायर्ड
डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज किया ना। यहाँ पे गेट मैपिंग मैपिंग के थ्रू सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेगा, यहाँ पे आईडी के थ्रू वो रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगा, यहाँ पे गेट मैपिंग के थ्रू यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड्स एक्सेस करेगा, और यहाँ पे पोस्ट सॉरी गेट न्यू न्यू का मतलब न्यू रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए, एंड वहीं पे यहाँ पे पोस्ट मैपिंग के थ्रू हम उस रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। और उस रिकॉर्ड को सेव करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको कोई आईडी को एडिट या अपडेट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, गेट मैपिंग, उसको डेटा को लो और सिंपल उस फॉर्म में डाल दो। फॉर्म में डालने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो आईडी पोस्ट मैपिंग आईडी ले लिया, आईडी को सेट ले लिया, सेव यूजर कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया यूजर। और इस हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ये आपको ध्यान नहीं देना है कैसे यहाँ पे ये काम कर रहा है, रिडायरेक्ट कर रहा है। एंड गेट मैपिंग के थ्रू यहाँ पे ये काम कर सकते हो, जिससे आप यहाँ पे यूजर्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमारा ऐप है उसको ध्यान नहीं देना है, आपको बस समझना है ये कैसे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कम है और मुझे कंसाइज वे में बनाना है, सो दैट लोग समझ पाए कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। कोर्स थोड़ा बहुत समझेंगे, समझ जाना, और आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे ही चले जा सकते हो। मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, नहीं तो फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं अगर इसका वीडियो बनाता या पूरा लेंथ प्रोजेक्ट बनाता तो अप्रॉक्स ये 1 आवर्स का बनता, तो वो आपको सिर्फ यही एक 1 आवर्स का बन जाता, जो आप यहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करेंगे स्प्रिंग बूट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थीम लीफ टेम्पलेट्स का यूज करना पड़ता है हमारी एचटीएमएल फाइल्स लिखने के लिए। तो आपको एसआरसी मेन रिसोर्सेज टेम्पलेट्स के अंदर यूजर लिस्ट एचटीएमएल होती है, उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा एचटीएमएल है वो समझाना चाहूंगा। देख सकते हो यहाँ पे हेड ले लिया, बॉडी के अंदर मैंने पहले हेडिंग लिखी, उसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो ये यूआरएल डाल दिया यूजर न्यू। यहाँ पे अगर आपको न्यू यूजर ऐड करना है तो जिस टाइप से यहाँ पे टेबल ले लिया, टेबल के अंदर आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, एक्शन होगा, और यहाँ पे वो सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या होंगे, शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ये यूआरएल्स है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यूजर की आईडी, और हम यहाँ पे क्या करेंगे उसको गेट करेंगे, यहाँ पे एडिट करने के लिए, व्यू करने के लिए, एडिट करने के लिए और डिटेल डिलीट करने के लिए मैंने 3 लिंक्स पास कर दी। यूजर एडिट, ये सिंपल थीम लीफ की टेम्पलेट्स है, थीम टीएच लिखा है ना, थीम लीफ आप समझ जाएंगे। तो @ यहाँ पे यूजर आईडी कुछ इस टाइप से लिखेंगे तो वो आपकी यूजर आईडी की वही आप जो व्यू करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जब आप ये सिंपल क्या करना है, कोड को कॉपी करना है और सिंपल पेस्ट करेंगे, आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं आएगी। यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्सेज टेम्पलेट्स यूजर फॉर्म एचटीएमएल देख सकते हो, इसके अंदर ये हमारा कुछ फॉर्म है, और ये भी आपको सिंपल फॉर्म यहाँ पे यूजर, यहाँ पे ये डॉलर, यहाँ पे देख सकते हो जब आप कोई भी लिंक यहाँ पे क्रिएट करते हैं या एक्शन क्रिएट करते हैं तो वहां पे @ का यूज करना पड़ता है, और अगर कोई रिकॉर्ड को या कोई डेटा को यहाँ पे डालना है तो डॉलर का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देना है। मैं ज्यादा इसके डीप में गया नहीं हूँ, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको बस लिख दिया, और मैं भी इसको रन करके देखा तो ये बिल्कुल वर्किंग फाइन चल रहा था। मैं इस पे ज्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि मुझे इसको ज्यादा बस आपको समझाना था, वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। और ये आपके क्या होगा, यूजर डिटेल की यहाँ पे फाइल है, ये आपकी यूजर के फॉर्म की फाइल है, ये जो कि फॉर्म आएगा, और ये वाली कौन सी थी, यूजर को लिस्ट मतलब जो यूजर का डिटेल शो करने के लिए था। ठीक है, ये आपको 3 एचटीएमएल फाइल कहाँ पे ऐड करनी है, रिसोर्सेज के अंदर आपको पता होगा कि टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर डालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रन करेंगे, और वो रन करने के बाद अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो आपका वो प्रोजेक्ट शो करेगा अच्छे से रिकॉर्ड। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज इट गाइस। तो ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था जो कि आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे काम करेगा। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये कैसे यहाँ पे आपको ऐड करना है फाइल्स को, वो आप यहाँ से फाइल्स को ऐड कर सकते हैं इस यूआरएल के थ्रू। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमारा 5th यूनिट था वो यहाँ पे कवर हो जाता है। और अगर आपको ये समझ में आया कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है सभी चीजें, और हो सकता है ये बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन थोड़ा सा ना समझ में आया तो मैं थोड़ा सा जल्दी से समझाना चाहूंगा। देखो, वेब एप्लीकेशन को सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मॉडल क्लास बना ली। मॉडल क्लास क्या होती है कि कौन कौन सी यूजर्स की डेटा ले रहे हो, तो मैं इसका आईडी ले रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, 3 चीजें ले ली। ठीक है, उसके अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो गेटर सेटर्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसकी रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। ये रिपोजिटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर सोच सकते हो ये जीपी रिपोजिटरी, इसके अंदर मेथड्स होते हैं, ये माय फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी, सेव, डिलीट, ये सभी जो मेथड्स हैं ये इसके अंदर होते हैं। आपको ये खुद से नहीं लिखने पड़ते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिजनेस लॉजिक ले लिया। बिजनेस लॉजिक के अंदर क्या होता है, ये सभी गेट आईडी कैसे करोगे, कैसे यूजर को बाय आईडी एक्सेस करोगे, सेव कैसे यूजर को करोगे, डिलीट कैसे यूजर को करोगे ना, वो सभी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। और कंट्रोलर के अंदर आपको यहाँ पे जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं ना, यूआरएल्स क्रिएट करने होते हैं, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए।
और यहाँ पे देख सकते हो ये आपका सभी यूजर्स को एक्सेस करेगा, यूजर बाय आईडी करेगा, यहाँ से आप यूजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखो ये यूजर फॉर्म का मतलब है ये आपके पेज रिडायरेक्ट करेगा, ये यूजर का मतलब है ये इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा ना, ये इसका मतलब है ये कहाँ जाएगा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद में सिंपल कहाँ पे जाएगा, 8080, और उसके बाद में यूजर्स इस वाले पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे सेव करने के बाद में यहाँ पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद में ये सिंपल यूजर फॉर्म में चला जाएगा। यूजर फॉर्म में जाने के बाद में यहाँ पे पोस्ट मैपिंग का यूज होगा, सेट कर देगा। सेट करने के बाद में फिर से ये रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगर डिलीट करना है डिलीट कर देगा, फिर से यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे 3 टेम्पलेट्स हैं यूजर की लिस्ट को शो करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो यूजर के फॉर्म को सेट करने के लिए। देख सकते हो ये यूजर फॉर्म को सेट कर रहा है, और यहाँ पे ये यूजर की डिटेल को शो करने के लिए है। सो दिस इज इट गाइस। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हमारी 50 मिनट कंप्लीट होती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन आप सिंपल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो विदा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।